देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। कंफर्म कर दो। यस मैम, हो गया। अच्छा। अच्छा देखो हम लोग इस क्लास में एक्चुअली एएस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग का एएस 1 और उसका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। मैंने एएस 2 स्टार्ट किया था, ठीक है। तो आज हम लोग एएस 2 का सेकेंड क्लास ये वाला होगा। अच्छा, एक बार हम रिकॉल करवा देते हैं कि एएस 2 में क्या हमें पढ़ना है। देखो एएस जो है नॉर्मली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हमें क्या क्या पढ़ना मतलब सीख सकते हैं हम लोग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हम लोग सीख सकते हैं कि कैसे प्रेजेंटेशन करना है, ठीक है। प्रेजेंटेशन समझ सकते हैं। और क्या समझ सकते हैं किस तरह से हमें क्या करना है प्रेजेंटेशन एंड और क्या हो सकता है प्रेजेंटेशन हो सकता है, उसके साथ साथ हम लोगों को किस तरह से वैल्यू करना है, ठीक है। वैल्यू करना है, डिस्क्लोजर क्या देना है, ठीक है। ये सब चीज हमें कौन बताता है, एएस 1 में बताया गया है, ठीक है। मतलब एएस 1 में हमें बताया गया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मैंने पहले इंट्रो भी बोला था क्यों यूज होता है। उसके बाद ये देखो नॉर्मली हर एक केस हमें अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन सिखाता है, वैल्यूएशन सिखाता है, डिस्क्लोजर सिखाता है। तो ये एस 2 में भी हमें ये सारा चीज सीखना है। यहाँ पर हम लोग वैल्यूएशन अब क्या पढ़ेंगे, इन्वेंट्री, मतलब हम लोग मेजरमेंट पढ़ेंगे कि किस तरह से इन्वेंट्री को वैल्यू किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या इन्वेंट्री होगा, तो पहले एस 2 हमें बताया है कि इन्वेंट्री का मतलब क्या है। एस 2 के हिसाब से इन्वेंट्री का मतलब क्या है ये हमें पता होना चाहिए। एस 2 के हिसाब से इन्वेंट्री का मतलब मेनली तीन है, ठीक है। एक है हम लोगों का जो रॉ मटेरियल, अगर हम लोग मैन्युफैक्चरर है तो रॉ मटेरियल अगर खरीद रहे हैं तो वो हमारा क्या है, इन्वेंट्री है। मतलब अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोले, उसके बाद ये समझा देते हैं जो एस का लैंग्वेज है, ठीक है। और क्या होगा, अगर हम लोग उस रॉ मटेरियल से कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और वो इन प्रोसेस है तो डब्ल्यूआईपी ये भी हम लोग का इन्वेंट्री होगा, ठीक है। जैसे मान लो हम लोगों ने कुछ लकड़ी जो है वो लिया है, ठीक है। ये मान लो कुछ लकड़ी है, ये लिया है, हम लोग बनाएंगे फर्नीचर। मान लो हम लोग बनाएंगे फर्नीचर, जैसे मान लो चेयर चेयर वगैरह हम लोग, या फिर सोफा जो भी हो, चेयर वगैरह बनाना चाहते हैं। तो ये अगर अभी इनकम्प्लीशन है, मान लो ये जो बन रहा है ये इनकम्प्लीशन है, वैसे मैंने तो कंप्लीट दिखा दिया चेयर, ठीक है। जो भी हो, ये अगर इनकम्प्लीट है, अभी तक पूरा नहीं बना, और जब बन जाएगा, ठीक है, जब पूरा पूरी कंप्लीट हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते, इसका नीचे का अभी तक जो है, मान लो नीचे का जो जगह है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, इस तरह से। अब जब ये चेयर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जब ये चेयर कंप्लीट हो जाएगा तो ये फिनिश गुड्स बन जाएगा। तो ये भी हम लोग का क्या है, इन्वेंट्री है। तो इसका मतलब इन्वेंट्री किस चीज को बोला गया है एस 2 में, एक तो रॉ मटेरियल को बोला गया है जो कि लकड़ी फर्नीचर बनाने के लिए मैंने जो एग्जांपल लिया, कुछ और भी हो सकता है। डब्ल्यूआईपी मतलब जब ये बन रहा है, इन प्रोसेस है। और फिनिश गुड्स यानी कि जब ये बन गया। अब देखो मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री यहाँ पर क्या बोला है, हेल्ड फॉर पर्पस ऑफ सेलिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब हम लोग जिस चीज को बिजनेस में बेचने के लिए क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। जैसे मान लो ये ऐसे चेयर हम लोग होल्ड करेंगे बेचने के लिए, मतलब हम लोग का फिनिश्ड गुड्स, या फिर जिसको स्टॉक इन ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। फिनिश्ड गुड्स हो गया, क्योंकि बेच क्या पाएंगे, ये लकड़ी भी कोई नहीं खरीदेगा और ये आधा बना हुआ चेयर भी कोई नहीं खरीदेगा। जो पूरा बन जाता है वही लोग खरीदेंगे, मतलब फिनिश्ड गुड्स को खरीदेंगे। तो इसका मतलब ये फिनिश गुड्स के बारे में बता रहा है ये वाला लाइन, हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड। नेक्स्ट बोला है डब्ल्यूआईपी टू बी सोल्ड आफ्टर कंप्लीशन, मतलब ये डब्ल्यूआईपी ये भी बिकेगा लेकिन आफ्टर कंप्लीशन, क्योंकि ऐसा चेयर लेके कोई करेगा क्या, ठीक है। तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा, ये जब कंप्लीट हो जाएगा तब ये फिनिश गुड्स बन जाएगा, तब ये बिकेगा। तो ये भी हम लोग का क्या है, ये भी हम लोग का इन्वेंट्रीज है, ठीक है। तो ये किस चीज के बारे में हो गया, डब्ल्यूआईपी के बारे में। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन द फॉर्म ऑफ मेटेरियल एंड सप्लाईज टू बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। यानी कि कुछ मेटेरियल या ऐसा कुछ सप्लाईज जो हम लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज कर रहे हैं, यानी कि ये लकड़ी रॉ मटेरियल, ठीक है। तो रॉ मटेरियल या फिर इस तरह का कुछ कंज्यूमेबल्स, ठीक है। रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल्स, कंज्यूमेबल्स मतलब जो फिनिश गुड्स में हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे ये लकड़ी इसको यूज कर सकते हैं। कंज्यूमेबल्स कुछ होगा, जैसे मान लो इसको हम लोग पैक करके चेयर को बेचेंगे, ठीक है, चेयर का एक पैकिंग करके बेच रहे हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो पैकिंग भी हमारा कंज्यूमेबल्स कहलाएगा, ठीक है। तो ये कंज्यूमेबल्स, या फिर नीचे
नीचे मान लो चेयर के नीचे हम लोगों ने ग्रिप दे दिया, वो होता है ना ग्रिप दिया हुआ रहता है, ठीक है, ऐसे करके जो रबर का, ठीक है, तो वो ग्रिप दिया हुआ है, तो वो छोटा छोटा कंज्यूमेबल्स हो जाएगा, ठीक है। और कंज्यूमेबल्स का मतलब क्या हो जाएगा, इट इंक्लूड्स, कंज्यूमेबल्स में बोल रहा है इट इंक्लूड स्टोर्स, स्पेयर्स, मेंटेनेंस, सप्लाईज, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, स्पेयर पार्ट्स हो सकता है, जैसे छोटा छोटा स्क्रू वगैरह हो गया, ठीक है, बोल्ट्स, नट्स, ठीक है, जो मशीन वगैरह में टाइट देने के लिए लगता है, ठीक है, अगर कुछ मशीन का बात हो रहा है तो वो भी हो जाएगा। तो स्टोर्स, स्पेयर्स, मेंटेनेंस, सप्लाईज, इसका मतलब ये हो जाएगा। इट इंक्लूड्स का मतलब इसका बात हो रहा है, ठीक है। कंज्यूमेबल्स या रॉ मटेरियल का मतलब क्या, किसी तरह का स्टोर्स, किसी तरह का स्पेयर पार्ट्स, किसी तरह का मेंटेनेंस, सप्लाई, ठीक है, जिसका मैंने नीचे एक एक्सेप्शन भी लिखवाया था कि इन्वेंट्रीज डज नॉट इंक्लूड मशीन स्पेयर्स, लेकिन इन्वेंट्रीज में मशीन स्पेयर्स को नहीं ले सकते, स्पेयर्स आएगा लेकिन मशीन स्पेयर्स होगा तो नहीं आएगा, ठीक है। मशीन स्पेयर्स क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मशीन से रिलेटेड अगर कुछ स्पेयर पार्ट्स है तो वो हम लोग का AS10 में जो है कवर होता है। AS10 फिक्स्ड एसेट के बारे में बात करता है, जिसको बोलते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। आज के डेट पे फिक्स्ड एसेट नहीं बोला जाता है, बोला जाता है PPE यानी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंडर अगर वो स्पेयर पार्ट्स आ जाता है, अब वो कब आएगा हम लोग को तभी पता चलेगा जब हम लोग AS10 पढ़ लेंगे। AS10 में उसका डेफिनेशन दिया गया है कि कौन सा एसेट को फिक्स्ड एसेट बोलेंगे। जैसे तुम लोग लूज टूल्स कभी फाइनल अकाउंट्स में यूज करते हो तो उसको तुम लोग फिक्स्ड एसेट दिखाते हो, ठीक है। तो जैसे मान लो कि कभी यूज कर रहे हो बैट और बॉल, ठीक है, तो बैट को हमेशा फिक्स्ड एसेट माना जाता है, जबकि बॉल को माना जाता है करेंट एसेट, ठीक है। क्यों, क्योंकि बैट का लॉन्जिविटी काफी ज्यादा है जबकि बॉल का नहीं होता है, तो बॉल को करेंट एसेट माना जाता है। तो उसी तरह से ये इन्वेंट्रीज होगा कि नहीं होगा, जैसे देखो यहाँ पर कुछ ऐसे भी इन्वेंट्रीज है अगर वो मशीन स्पेयर्स है या फिर सर्विसिंग इक्विपमेंट है या फिर स्टैंड बाई एसेट है। जैसे देखो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया था फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, वो आग बुझाने के लिए होता है ना, ये देखो मैंने लास्ट दिन भी दिखाया था, ये देखो दिखाते हैं एक बार, फायर एक्सटिंग्विशर, ये देखो ये होता है ना आग बुझाने के लिए, ठीक है। तो ये स्टैंड बाई एसेट है। स्टैंड बाई का मतलब अगर जरूरत हुआ तभी ना लेंगे, ऐसा आग आग बुझाने के लिए जो चीजों का जरूरत है वो आग बुझाने के लिए यूज होगा, अगर आग लगेगा तभी यूज करेंगे, तो ये स्टैंड बाई एसेट। तो स्टैंड बाई एसेट ये मेरा हो सकता है कि मेंटेनेंस सप्लाई है, बट इस तरह का एसेट जो स्टैंड बाई में रखा हुआ है हमेशा यूज नहीं होता है तो वो पीपीई में कवर होगा, ठीक है। सर्विसिंग इक्विपमेंट कुछ है तो वो भी पीपीई में कवर होगा। तो इसीलिए इतना समझो फिलहाल के लिए, ये AS10 में हमें और भी क्लियरली समझ में आएगा। अगर कोई मेंटेनेंस या मेंटेनेंस स्पेयर पार्ट्स ये सब अगर AS10 में कवर हो रहा है तो वो AS2 में कवर नहीं होगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, इन्वेंट्रीज का मतलब सीधा बात है रॉ मेटेरियल हो जाएगा, WIP हो जाएगा, और उसके साथ फिनिश गुड्स हो जाएगा, ठीक है। कंज्यूमेबल और स्पेयर्स जो अदर देन AS10, कंज्यूमेबल और स्पेयर्स वो वाला आएगा जो AS10 में कवर नहीं होगा, ठीक है। और जो AS2 में कवर होगा, इस तरह का कंज्यूमेबल का एग्जांपल जैसे मैंने बोला, जो चेयर बना रहे उसके नीचे ग्रिप दे दिया, ठीक है, उसको पैक कर दिया, यानी पैकेजिंग, ठीक है, पैकेज, ये हो जाएगा हम लोग का कंज्यूमेबल्स, ठीक है। यहाँ पर AS2 में कवर होगा। अच्छा, और AS2 में कवर नहीं होगा वो किस तरह का कंज्यूमेबल्स है, जैसे मशीन से रिलेटेड कोई स्पेयर पार्ट्स जो मशीन में फ्यूचर में यूज होगा, सर्विसिंग इक्विपमेंट किसी तरह का, या कोई स्टैंड बाई एसेट, इस तरह का ये तीन कैटेगरी में अगर आएगा तो वो AS10 में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS2, AS2 कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है, WIP ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं ना वहां पर WIP पढ़ रहे हैं ना, वर्क इन प्रोग्रेस, तो वर्क इन प्रोग्रेस का ये भी WIP है, लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड WIP है वो AS2 में कवर नहीं होगा, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन का जो अलग AS है वहां कवर होता है। WIP ऑफ सर्विस, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो अगर WIP है तो उस केस में वो भी AS2 में नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा WIP हम लोगों का क्या होता है AS2 में कवर होता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन वाला कोई WIP है तो AS2 में नहीं होगा क्योंकि उसका अलग AS बना हुआ है, सर्विस वाला का भी नहीं होगा, उसका अलग AS बना हुआ है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग स्टॉक की तरह हेल्ड करते हैं, जैसे कि मान लो कोई शेयर खरीद लिए,
डिवेंचर खरीद लिए, कोई बॉन्ड खरीद लिए, इसका एज 13 में होता है, इसीलिए यहाँ पर कवर नहीं होगा। अगर कोई लाइफ स्टॉक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, ऑयल है, गैस है, मिनरल्स है, वो भी यहाँ कवर नहीं होता, इसके लिए भी अलग एज है। जैसे कि मान लो कोई बकरी जो हो जाता है, ठीक है, गाय वगैरह अगर कोई रख रहा है, ठीक है, तो इस तरह का जो स्टॉक है वो हम लोग यहाँ पर एज 2 में कवर नहीं करेंगे। कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो स्टॉक है वो भी यहाँ कवर नहीं होगा। फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे कि फॉरेस्ट से जो भी हमें मिल सकता है, जिसको हम लोग स्टॉक करके रख सकते हैं, ठीक है, तो वो भी हम लोग का एज 2 में कवर नहीं होगा। ऑयल, गैस, मिनरल्स, ठीक है, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज भी यहाँ पर हमारा कवर नहीं हो रहा है। तो क्या क्या कवर नहीं हो रहा है उसका एक लिस्ट है जो हमें थोड़ा सा याद रखना चाहिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैल्यूएशन, ठीक है। अच्छा, वैल्यूएशन किसका होगा? हमें वैल्यूएशन तीन चीजों का करना पड़ेगा। जब भी हम लोग वैल्यूएशन करेंगे अपना स्टॉक का, तो हमें पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वैल्यूएशन किसका होगा, स्टॉक या इन्वेंट्री, ठीक है। तो पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये जो स्टॉक या इन्वेंट्री है ये कौन सा है, क्या ये रॉ मटेरियल है, या फिर ये डब्ल्यूआईपी है, या फिर ये फिनिश गुड्स है। पहले तो ये आइडेंटिफाई करो। अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अब ये तीनों को वैल्यू करने का जो लॉजिक है वो अलग अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग का स्टॉक रॉ मटेरियल है तो इसे कैसे हम लोग वैल्यू करेंगे, ठीक है। तो कैसे हम लोग वैल्यू करेंगे, यहाँ पर देखो मैंने लिखा भी था। वैल्यूएशन किस चीज का होगा, रॉ मटेरियल का होगा, फिनिश गुड्स का होगा, डब्ल्यूआईपी स्टॉक का होगा। तुम लोग अगर चाहो तो इसको ना एक सी पॉइंट लगा दो, यहाँ पर ना मैंने कॉमा दे दिया, तुम लोग इसको सी पॉइंट लगा लो। तीन चीजों को हमें क्या करना है, वैल्यूएशन करने आना चाहिए। अब ये तीन चीजों में से हम लोग एक एक सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग रॉ मटेरियल सीखते हैं, जो कि मैंने लास्ट दिन भी लिखवाया था रॉ मटेरियल के बारे में, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा था, देखो, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स ग्रेटर देन कॉस्ट तो रॉ मटेरियल वैल्यूड एट कॉस्ट, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स लेस देन कॉस्ट रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। फिर यहाँ पर एक एग्जांपल दिया था, इसको हम और एक बार बता देंगे। अभी ना इसको एक बार ये वाला पॉइंट रखते हैं, हम लोग इस पे आते हैं पहले, ठीक है। जब भी हम लोग कोई रॉ मटेरियल परचेस करेंगे मार्केट से, तो अगर हम लोग का सबसे पहला कोई कॉस्ट इनकर्ड होगा, क्योंकि देखो हमें क्या सीखना पड़ेगा पता है, जब भी हम लोग ये देखो, जब भी हम लोग वैल्यूएशन करेंगे तो हमारे पास पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस चीज का वैल्यूएशन करना चाह रहे हैं। क्या हम लोग रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन करना चाह रहे हैं, या डब्ल्यूआईपी का, या फिनिश गुड्स का। अगर रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन करना चाह रहे हैं तो हमें इसका दो चीज निकालना पड़ेगा, क्या, एक कॉस्ट और एक एनआरवी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एस2 का मेन चीज क्या है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ये होना भी चाहिए, ठीक है। हर एक इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करते हैं, जो तुम लोग क्लास 11 से करते हो, ठीक है। अगर फाइनल अकाउंट्स में ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, फाइनल अकाउंट्स कर रहे हो, और एडिशनल जो इंफॉर्मेशन है वहां पर अगर नीचे दे रखा है दो तरह का क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट, तो तुम लोग जो लोअर होता है उसे करते हो। क्यों? क्योंकि एस2 हमें बोलता है। तो जब हम लोग डब्ल्यूआईपी का भी कैलकुलेट करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा इसका कॉस्ट कितना है, इसका एनआरवी कितना है। जब हम लोग फिनिश गुड्स का भी करेंगे तब भी हमें देखना पड़ेगा इसका कॉस्ट कितना है, इसका एनआरवी कितना है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन करने के टाइम पे रॉ मटेरियल का कॉस्ट और एनआरबी दोनों पता करना पड़ेगा, डब्ल्यूआईपी का भी कॉस्ट और एनआरबी दोनों पता करना पड़ेगा, फिनिश गुड्स का भी कॉस्ट और एनआरबी दोनों पता करना पड़ेगा। और ये कैसे कौन सा आंसर देंगे, जो लोअर होगा, ये दोनों में से जो लोअर होगा वही वैल्यूएशन होगा, इन दोनों में से जो लोअर होगा वही वैल्यूएशन होगा, इन दोनों में से जो लोअर होगा वही हमारा वैल्यूएशन होगा, ठीक है। ये मेन प्रोसेस है। अब इस चीज को हमें सीखना है। तो मेन वैल्यूएशन एस2 में इस तरह से होगा। अब जैसे हम पहले रॉ मटेरियल का स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग पहले सीखेंगे कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सारे चीजों का पहले कॉस्ट सीखेंगे, फिर उसका एनआरवी सीखेंगे, फिर कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल का हम लोग कॉस्ट सीखेंगे। तो रॉ मटेरियल को मार्केट से खरीदना पड़ेगा, जो भी रॉ मटेरियल हमें चाहिए हमारे फिनिश गुड्स को बनाने के लिए, ठीक है। तो परचेस करने के लिए देखो क्या क्या कॉस्ट हमारा इनकर्ड होगा, जो मैंने लास्ट दिन बोला था। अगर हम लोग परचेस कर रहे हैं तो उसका एक परचेस प्राइस हमें पे करना पड़ेगा, तो परचेस प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। अगर रॉ मटेरियल में टैक्स ड्यूटीज लग रहा है, जो कि नॉर्मल बात है, लग सकता है, तो टैक्स ड्यूटीज अगर रिफंडेबल है, ठीक है, जैसे तुम लोग पढ़ते हो ना इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो तुम लोग टैक्स वैक्स में पढ़ते हो, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर मिल रहा है तो ये यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा है तो ये यहाँ पर आएगा, जैसे कि कस्टम वगैरह, इसका मुझे जितना पता है आईटीसी नहीं मिलता, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो कस्टम वगैरह जो ड्यूटीज, या फिर तुम लोग को क्वेश्चन में बता दिया जाएगा
कि जो टैक्स है वो रिफंडेबल है कि नहीं है। तो अगर टैक्स का रिफंड मिलेगा तो यहाँ पर ऐड मत करो, ठीक है, क्योंकि मुझे इसका रिकवरी मिल जाएगा। अगर रिफंड नहीं मिलेगा तो ऐड करो। ये देखो, ड्यूटीज एंड टैक्सेस विच आर नॉट रिफंडेबल और क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल, वही हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। अब रॉ मटेरियल को लेके आने के लिए हमारा क्या लग सकता है, फ्रेट इनवर्ड लग सकता है, फ्रेट इंश्योरेंस लग सकता है, ठीक है, लोडिंग चार्जेस भी लग सकता है। मैंने यहाँ लिखा नहीं, अब कितना सारा लिखे, तुम लोग थोड़ा थोड़ा मतलब सोचो कि किस तरह का खर्चा हो सकता है। रॉ मटेरियल को लाने का फ्रेट हो सकता है, कैरेज हो सकता है, ठीक है। तो जो भी खर्चा होगा, जो भी खर्चा एट्रीब्यूटेबल होगा डायरेक्टली यहाँ पर, वो सारे खर्चा हमें लेना पड़ेगा। लोडिंग लेना पड़ेगा, कैरेज इनवर्ड लेना पड़ेगा, फ्रेट इनवर्ड हो सकता है, फ्रेट इंश्योरेंस हो सकता है। तो ये सारे खर्चा हम लोग ऐड कर देंगे। अच्छा, और उसके साथ और क्या ऐड हो सकता है, अगर कोई अनलोडिंग खर्चा है वो भी ऐड हो जाएगा। अनलोडिंग कहां पर होगा, फैक्ट्री में आने के पहले, मतलब पहले हम लोग परचेस कर लेंगे अपना प्रोडक्ट। जब परचेस करेंगे, जिस क्रेडिटर से परचेस कर रहे हैं, मान लो ये क्रेडिटर है, इसको क्या पे करेंगे, इसको परचेस प्राइस पे करेंगे, और उसके साथ साथ जो भी ड्यूटीज या टैक्स मुझे देना है इस परचेस प्राइस पे वो पे करेंगे। फिर मान लो इनके थ्रू से ही हमें कोई गाड़ी वगैरह मिल गया जिसमें हम लोग रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं या फिर कुछ और, तो जो भी हो, तो हम लोग लोडिंग करेंगे, इनके यहाँ से लोडिंग का खर्चा लगेगा, फ्रेट इनवर्ड लगेगा, कैरेज इनवर्ड लग सकता है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग को लग सकता है फ्रेट इंश्योरेंस लग सकता है। अच्छा, ये सारा खर्चा जब कर रहे हैं, फिर हम लोग अपना जो भी, मान लो ट्रक या लॉरी किसी में करके हम लोग रॉ मटेरियल को लेके जा रहे हैं, तो जब फैक्ट्री में पहुंचेंगे उसके पहले अनलोडिंग का खर्चा लग सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो, मैंने हम थोड़ा सा भूल गए थे बोल के, ट्रेड डिस्काउंट को मैंने नीचे लिख दिया था, वो नॉर्मली यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट अगर कुछ मिल रहा है तो वो लेस कर लेंगे, कुछ रीबेट मिल रहा है तो वो लेस कर देंगे, और ऐड करेंगे इस तरह का कोई भी खर्चा जो यहाँ पर डायरेक्टली हमारा एट्रीब्यूटेबल होगा। जैसे मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया था, लोडिंग अनलोडिंग, देखो, अदर कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू द परचेस, ठीक है। मतलब परचेस करके, सीधा बात है, परचेस करके कहां से, क्रेडिटर के पास से, ठीक है, क्रेडिटर के पास से परचेस करने के बाद ये रहा हमारा फैक्ट्री, ठीक है, ये रहा फैक्ट्री। फैक्ट्री तक पहुंचाने के बीच में जो भी खर्चा होगा वही हमारा परचेस कॉस्ट होगा, ठीक है। क्रेडिटर से परचेस करने से लेके शुरू करके अप टू फैक्ट्री तक हम लोगों का जो भी खर्चा होगा, फैक्ट्री में जब तक अनलोड होके नहीं पहुंच जाता है, उसके पहले, फैक्ट्री प्रीमाइसेस में पहुंचने के पहले तक का जितना भी खर्चा होगा, बार बार इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि एस को याद रखना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनते जाओ तुम लोग, तो बार बार इसीलिए बोलेंगे, तो इसका मत सोचो कि बार बार एक ही बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्ट्री में पहुंचने के पहले तक का जितना भी खर्चा होगा, जो कि लिस्ट डाउन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो उस तरह से, ठीक है, फिर भी मैंने लिखा है, तो जो भी होगा वो सारा खर्चा यहाँ पर ऐड होगा, और वही मेरा रॉ मटेरियल का क्या कहलाएगा, कॉस्ट कहलाएगा। कौन सा कॉस्ट, परचेस कॉस्ट, वही मेरा रॉ मटेरियल का परचेस कॉस्ट होगा। क्यों परचेस कॉस्ट बोल रहे हैं इसको, क्योंकि रॉ मटेरियल परचेस करेंगे, डब्ल्यूआईपी में परचेस कॉस्ट नहीं बोलेंगे, डब्ल्यूआईपी परचेस नहीं होता है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल हम लोग परचेस करेंगे, ये मेरा जो कॉस्ट होगा, इस कॉस्ट का नाम हो रहा है परचेस कॉस्ट। हम लोग इसको परचेस करेंगे रॉ मटेरियल को इस तरह से, और उसमें ये जितने भी खर्चे हैं ये सारे ऐड हो जाएंगे, तो रॉ मटेरियल का परचेस कॉस्ट हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या करना है। फिर देखो, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट बोला था, यहाँ पर ये जो परचेस कॉस्ट है, इसमें हम लोगों का नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का भी पॉइंट आ सकता है। नॉर्मल लॉस हमारा पार्ट ऑफ कॉस्ट होगा, एबनॉर्मल लॉस हमारा पार्ट ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, एक्सक्लूड फ्रॉम कॉस्ट होगा। इसका लॉजिक भी क्या था, इसका लॉजिक ये था कि नॉर्मल लॉस हम लोग कस्टमर से रिकवर कर सकते, क्योंकि बिजनेस में वो लॉस सभी का हो सकता है। मान लो किसी का चावल बेचने का काम है, ठीक है, तो चूहा आके मान लो चावल जो है, चावल का बोरा कुतर देता है, चावल इधर उधर जो है थोड़ा बहुत गिर जाता है तो लॉस होता है, तो ये एक नॉर्मल सा बात है, ये सभी के दुकान में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि किसी के दुकान में नहीं होगा, नॉर्मली ये सब नॉर्मल बात है, ये सब होता रहता है। या फिर मान लो किसी का ऑयल ऐसा, और मतलब ऑयल जो है इवापोरेट हो जाता है, जो है इस तरह का कोई ऑयल का बिजनेस है तो इवापोरेट होगा, नॉर्मल है। नेचुरल चीजों को हम लोग रोक नहीं सकते। किसी का फ्लावर का बिजनेस है तो थोड़ा बहुत फ्लावर तो पेरिसेबल है तो वो खराब होगा, किसी का फिश का बिजनेस है तो ये सब होगा, ठीक है। तो ये लॉस जो है किसी एक वेंडर का नहीं होगा, किसी एक सेलर का नहीं होगा, सभी का होगा। तो ये लॉस की वजह से जो प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट का कॉस्ट कैसे बढ़ सकता है, मान लो मैंने एक
एक बोरा चावल लिया था जिसका प्राइस आया था 1000 रुपीज, ठीक है। मान लो उस बोरा में हम लोग का कितना चावल है, मान लेते हैं हम लोगों का 10 किलो चावल था, ठीक है। अब 10 किलो चावल मैंने 1000 रुपीज से लिया, मतलब 100 रुपए पर किलो वाला चावल लाए थे और सोचे थे इसको बेचेंगे 120 रुपए किलो करके, ठीक है। अब मान लो जब हम लोगों ने चेक किया चावल बोरा में जो है 10 किलो के जगह चावल पड़ा हुआ है मान लो 8 किलो, ठीक है। 2 किलो जो है वो चूहा इधर उधर कर दिया, ठीक है, या फिर जो भी हो। तो यहाँ पर हम लोग का पर यूनिट कॉस्ट जो है देखो ये बढ़ जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर बताते हैं पर यूनिट कॉस्ट जो है ये बढ़ जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई हम लोग का हो जाएगा 8, 1000 डिवाइडेड बाई 8, मतलब जो 100 रुपए वाला किलो का चावल था वो 125 हो गया, ठीक है। 125 हो गया, 125 हो गया। ये थोड़ा सा एग्जाम्पल गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि 100 है तो इसको फिर मान लेते 150 में बेचेंगे सोचे थे, ठीक है। तो ये 125 रुपए पर किलो इसका कॉस्ट ही पड़ जा रहा है हमें क्योंकि लॉस हुआ है। अब मान लेते अगर ये लॉस सभी का हो रहा है तो सभी के लिए वो चावल का कॉस्ट 125 होगा, ठीक है। तो सभी प्रॉफिट कितना कमाएंगे, 150 में बेच के 25 रुपया। लेकिन मान लो कि किसी का लॉस जो है वो हो गया है हम लोग का यहाँ पर जो है मान लो यहाँ पर बचा हुआ है 10 किलो लिए थे, 8 किलो के जगह यहाँ पर मान लो 5 किलो बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि मान लो चोरी हो गया, ठीक है, चोरी हो गया, मतलब नॉर्मल लॉस तो हुआ, एबनॉर्मल लॉस भी हुआ, चोरी होना एबनॉर्मल लॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चावल का कॉस्ट है वो हो जाता है 200 करके। अब 200 करके बिकेगा कैसे मार्केट में, क्योंकि 150 रुपए तो वैसे इसका प्राइस है। बाकी लोग अगर 150 में बेच रहे हैं तो हम 200 में तो बेच नहीं सकते, ऊपर से हम बोलेंगे इस पे प्रॉफिट कमाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो एबनॉर्मल लॉस हम लोग कस्टमर से नहीं निकाल सकते, मतलब प्रोडक्ट के कॉस्ट को नहीं बढ़ा सकते, जबकि नॉर्मल लॉस हम लोग पार्ट ऑफ कॉस्ट होता है, हम लोग ये कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं। ये चीज कहां पर एप्लीकेबल होगा, जब ये रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं तो हमारा एबनॉर्मल या नॉर्मल लॉस हो सकता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी है कि हमारा एबनॉर्मल या नॉर्मल लॉस हो, तो अगर नॉर्मल लॉस होगा तो हम लोग प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड कर देंगे, और अगर एबनॉर्मल लॉस होगा तो हम लोग प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये वाला हम लोगों ने पढ़ा कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, इसके बाद हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे WIP वाला, ठीक है, कि WIP का हम लोग कैसे कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं, एक सेकेंड, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, ठीक है। उसमें देखो मैंने ये यहाँ पर एक बार लिखवाया भी है तुम लोग को, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स WIP, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज में ऐसे एक बार लिख लो जो मैंने वहां पर लिखाया, रॉ मटेरियल WIP और फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर पहले लिखते हैं इन्वेंट्री, और सभी का हमें क्या पता करना पड़ेगा, कॉस्ट, NRV, कॉस्ट, NRV, कॉस्ट और NRV, ठीक है। ये हम लोग का मेन पॉइंट है, इस तरह से हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्वेंट्री टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV, ये दोनों का क्या होगा, विच एवर इज लोअर, ये सभी पे एप्लीकेबल होगा। और वैल्यूएशन कैसे होगा, इन्वेंट्री वाइज, वैल्यूएशन टू बी डन इन्वेंट्री वाइज एंड नॉट फॉर ग्रुप ऑफ इन्वेंट्रीज unless it is of the same क्लास। बोल रहे हैं ये क्या लिखा है मैंने, वैल्यूएशन कैसे होगा, पहले तो देखो इस तरह से कॉस्ट NRV, कॉस्ट NRV, कॉस्ट NRV, और इन्वेंट्री को वैल्यू करेंगे कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, जो सभी पॉइंट के लिए एप्लीकेबल हुआ, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है, वैल्यूएशन टू बी डन इन्वेंट्री वाइज, वैल्यूएशन इन्वेंट्री वाइज होगा, रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल का होगा, WIP है तो WIP का होगा, फिनिश गुड्स है तो फिनिश गुड्स का होगा, एंड नॉट फॉर ग्रुप ऑफ इन्वेंट्री। हम लोग रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स सबको एक साथ एक ही तरह से जो है वैल्यूएशन नहीं कर सकते हैं,
हाँ, ग्रुप में कर सकेंगे अगर सेम क्लास का होगा। जैसे कि मान लो अलग अलग तरीके का रॉ मटेरियल है तो होगा एक ही तरीके से सभी का परचेस कॉस्ट निकालेंगे। मान लो रॉ मटेरियल टाइप ए है, टाइप बी है, टाइप सी है, चलेगा, ठीक है। लेकिन ये तीनों को एक तरह से हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको बोला जाता है सेम क्लास का होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट मैंने लिखवा दिया, ये उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम लोग मेन इस चीज को तुम लोग को सीखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हम लोग का जो WIP है उसका कैसे हम लोग वैल्यूएशन करेंगे। तो WIP का वैल्यू कैसे होगा, देखो, वैल्यूएशन ऑफ WIP। तो WIP का वैल्यूएशन कैसे होगा, यहां पर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ WIP, या फिर ऐसे लिखते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज, मतलब जो कि है WIP, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज जो कि है हम लोग का इस बार WIP इक्वल टू परचेस कॉस्ट प्लस कन्वर्जन कॉस्ट। समझाते हैं, देखो जब हम लोग WIP का वैल्यूएशन करेंगे, कॉस्ट क्या है कैलकुलेट करेंगे, तो WIP कैसे बना होगा, रॉ मटेरियल से जब आधा अधूरा प्रोडक्ट बना हुआ है तो हम लोग का वो WIP होगा। तो रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो भी हम लोग के WIP में इनकट होगा, इसीलिए परचेस कॉस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल का कॉस्ट का मतलब क्या होता है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा परचेस कॉस्ट होता है। तो WIP का मतलब परचेस कॉस्ट प्लस उसमें कन्वर्जन कॉस्ट जो एप्लीकेबल होगा इस WIP को फिनिश गुड्स बनाने के लिए, ठीक है। ये हो गया हम लोग का कन्वर्जन कॉस्ट। तो परचेस कॉस्ट तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अब हम लोग लिखेंगे कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है। तो देखो कन्वर्जन कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट दैट कुड बी अवॉइडेड इफ प्रोडक्शन एक्टिविटी was not being undertaken includes direct cost, ब्रैकेट में लिखेंगे प्राइम कॉस्ट, as well as indirect cost, production overhead related to production। समझाते हैं, देखो क्या बोल रहा है। परचेस कॉस्ट तुम लोग को पता है, यहाँ पर इस परचेस कॉस्ट का मतलब कौन सा परचेस कॉस्ट, जो रॉ मटेरियल का परचेस कॉस्ट है। क्यों रॉ मटेरियल का परचेस कॉस्ट WIP में लेंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल भी नहीं है WIP कैसे बनेगा, ये यहाँ से इसमें ट्रांसफर होगा, ये यहाँ से, ये तो एक प्रोसेस है, ऐसे करके जाता है, ठीक है। तो जब हम लोग WIP का कॉस्ट निकालेंगे तो यहाँ पर हम लोग का परचेस कॉस्ट तो है ही, प्लस यहाँ पर जो भी हम लोग कन्वर्जन कन्वर्जन मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस चल रहा है उसको कन्वर्जन कॉस्ट बोलेंगे। कन्वर्जन कॉस्ट ऐड हो जाना चाहिए, होके जो वैल्यू आएगा वो हम लोग का कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज होगा WIP का। अब कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब क्या लिखा है मैंने, देखो कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब है हम लोग का, अरे ये देखो, कॉस्ट दैट कुड बी अवॉइडेड इफ प्रोडक्शन एक्टिविटी वाज नॉट बीइंग अंडरटेकन, ठीक है। अगर प्रोडक्शन नहीं होता है तो ये कॉस्ट कभी एप्लीकेबल नहीं होगा। कन्वर्जन कॉस्ट इसका मतलब देखो ये सब लॉ लैंग्वेज है, ठीक है, जैसे तुम लोग का लॉ का लैंग्वेज होता है वैसे एस का अपना लैंग्वेज है। तो एस बोल रहा है, एस टू हमें ये बोल रहा है कन्वर्जन कॉस्ट मतलब सीधा सीधा ऐसे भी तो बोल सकता था, जो कॉस्ट कन्वर्ट करने के लिए लग रहा है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर प्रोडक्शन नहीं होता है तो ये कॉस्ट कभी नहीं लगेगा, मतलब प्रोडक्शन होने से ही ये कॉस्ट लगेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से ही लिखा हुआ है लैंग्वेज, तो हमें ऐसे ही लिखना है। तो कॉस्ट दैट कुड बी अवॉइडेड इफ प्रोडक्शन एक्टिविटी वाज नॉट बीइंग अंडरटेकन, ये कॉस्ट हम लोग अवॉइड कर सकते हैं अगर हम लोग कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो। अब इसमें इंक्लूड क्या है, कौन कौन सा कॉस्ट इसमें इंक्लूड्स, डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, जैसे कि प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या, डायरेक्ट रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो तुम लोग कॉस्ट शीट पे पढ़ते हो, हर तरह का डायरेक्ट खर्चा। डायरेक्ट मतलब जिसको हम लोग एक यूनिट में
में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एज वेल एज इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसके साथ साथ इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी कि हर तरह का ओवरहेड, जैसे कि प्रोडक्शन, मेनली प्रोडक्शन यहाँ पर, लेकिन सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आएगा क्योंकि ये कन्वर्जन कॉस्ट का बात हो रहा है। मतलब बोल सकते हो कि फैक्ट्री ओवरहेड, उसी को प्रोडक्शन ओवरहेड बोलते हैं। तो ओवरहेड में फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब कॉस्ट शीट का अगर देखो तो प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड मिला के जो होता है वही हम लोग का कन्वर्जन कॉस्ट होगा। ठीक है, सिंपल इस तरह से याद रख सकते हो। प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट का मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो कौन सा है पता है? वो यहाँ पर ये परचेस कॉस्ट वाला, रॉ मटेरियल का, रॉ मटेरियल को खरीदे, उसको मान लो वेजेस का चार्जेस लगा रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए, लोडिंग, अनलोडिंग, फ्रेट, यानी हर तरह का डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और कन्वर्ट करने के लिए फैक्ट्री में जो भी खर्चा हो रहा है, ये सब मिला के हो जाता है कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है, और कन्वर्जन कॉस्ट को परचेस कॉस्ट के साथ जब हम लोग ऐड कर देते हैं तो हम लोग का क्या आ जाता है? कन्वर्जन कॉस्ट को परचेस कॉस्ट के साथ ऐड करने से आ जाता है कॉस्ट ऑफ क्या बोलते हैं उसे? वैल्यूएशन ऑफ डब्ल्यूआईपी। ठीक है, तो डब्ल्यूआईपी का वैल्यूएशन निकल के आएगा। अब कन्वर्जन कॉस्ट जो है दो तरह का होता है, एक होता है फिक्स्ड, एक होता है वेरिएबल। ठीक है, तो अब कन्वर्जन कॉस्ट का हम लोग टाइप लिखेंगे। हम लोगों ने कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है वो देख लिया, अब लिखेंगे टाइप्स ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है, कन्वर्जन कॉस्ट जो है मेनली दो तरह का हो सकता है। ठीक है, एक हो सकता है वेरिएबल, एक हो सकता है फिक्स्ड। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या हो सकता है? वेरिएबल कॉस्ट का मतलब जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी, या फिर और क्या हो सकता है वेरिएबल में? लेबर। ठीक है, लेबर का खर्चा, इस तरह का खर्चा इलेक्ट्रिसिटी। अब मान लो फैक्ट्री में काम हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी का तो यूज होगा ही, लेबर का यूज होगा ही, तो इस तरह का खर्चा वेरिएबल खर्चा होता है। और फिक्स्ड खर्चे में क्या आ जाएगा? जैसे मान लेते हैं फिक्स्ड खर्चे में आ सकता है मशीन रेंट। ठीक है, मान लो हम लोग जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसमें जो मशीन लिए है वो रेंट पे लिए, तो मशीन का रेंट हो सकता है, या फिर अलग किसी भी तरह का फिक्स्ड खर्चा। ठीक है, मतलब फिक्स्ड खर्चा मतलब कौन सा होता है? फिक्स्ड ओवरहेड का मतलब ऐसा खर्चा जो यूनिट के प्रोडक्शन के चेंज के साथ कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस तरह के खर्चे को हम लोग क्या बोलेंगे? फिक्स्ड। ठीक है, और जो यूनिट चेंज के साथ चेंज हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये हो गया हम लोग का फिक्स्ड और वेरिएबल। यहाँ पर ना ऐसे लिख देते हैं तो याद रह जाएगा, हर तरह का वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, कुछ भी प्रोडक्शन का इनडायरेक्ट खर्चा जो वेरिएबल है। और वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का नेचर मतलब जो प्रोडक्शन के यूनिट के साथ कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक है, और एक हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पर लिख देते हैं फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब जो हम लोग का पर यूनिट चेंज में चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है? अब हमें क्या करना है? दोनों खर्चे को हमें अपने कन्वर्जन कॉस्ट मतलब हम डब्ल्यूआईपी में ऐड करके दिखाना है, क्योंकि मुझे प्रोडक्शन कॉस्ट ऐड करना है। तो मुझे अगर डब्ल्यूआईपी में ऐड करना है तो हम एक यूनिट में कैसे ऐड करेंगे? ठीक है, तो जैसे देखो ये वेरिएबल को कैसे ऐड करेंगे? वेरिएबल तो ईजी है, ये ऐड हो जाएगा, विल बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑन पर यूनिट बेसिस। ठीक है, ये डायरेक्टली पर यूनिट बेसिस पे हो जाएगा। जैसे मान लो एक यूनिट फिनिश गुड्स बनाने में इलेक्ट्रिसिटी का अगर खर्चा होता है 5 रुपया। ठीक है, तो हम लोग 5 रुपए ऐड कर सकते हैं। या फिर जब हम लोगों ने एस्टिमेट किया था कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000 आ जाएगा अगर हम लोग बनाते हैं 1,000 यूनिट। ठीक है, तो एक एक यूनिट पे 5 रुपीज, तो जितना यूनिट बनाएंगे पर यूनिट पे 5 करके ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वेरिएबल का तो यही होता है ना, हम लोग पर यूनिट निकाल के कैलकुलेट कर सकते हैं। बट बात रहा ये फिक्स्ड का, जैसे कि रेंट वगैरह। ठीक है, तो फिक्स्ड को हम लोग एक यूनिट में कैसे ऐड करेंगे? तो वो देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है, हाउ टू ऐड फिक्स्ड कन्वर्जन कॉस्ट टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री।
ठीक है। इन्वेंट्री कॉस्ट में इसे कैसे ऐड करें, जैसे मान लो अगर मशीन का रेंट है 5000 और हम लोग बना रहे 1000 यूनिट, तो किस तरह से करेंगे वो हमें पता करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर यूनिट बेसिस पे हो जाएगा, यहाँ पर जितना प्रोडक्शन होगा उस बेसिस पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, प्रोडक्शन कम करो या ज्यादा करो, मेरा जो फिक्स्ड खर्चा है वो फिक्स्ड ही रहेगा। अगर मशीन रेंट 10,000 है तो मुझे 10,000 ही देना पड़ेगा, चाहे हम प्रोडक्शन कम करें चाहे हम प्रोडक्शन ज्यादा करें। लेकिन वेरिएबल का अपना एक अलग बात है, वेरिएबल में क्या होता है, प्रोडक्शन जितना होगा उस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो ज्यादा बिल आएगा, कम हुआ तो कम होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। लेबर का भी वैसा ही, अगर एक लेबर का चेयर बनाने का खर्चा 300 रुपए आता है, ठीक है, तो हम लोग जितना चेयर बनाएंगे उस हिसाब से उनको पेमेंट कर देंगे। हर तरह का वेरिएबल खर्चा इजीली कैलकुलेटेड हो जाएगा उसके यूनिट बेसिस पे। लेकिन फिक्स खर्चे को कैसे हम लोग यूनिट बेसिस पे इसको कैलकुलेट करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे होगा, ये हम लोग का एक क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ टू ऐड फिक्स्ड कन्वर्जन कॉस्ट टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, देखो एग्जांपल, ठीक है, कैसे होगा। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग का मशीन रेंट है रुपीज 4 लाख, ठीक है, और नॉर्मल यूनिट ये है 1 लाख। नॉर्मल यूनिट का मतलब हो जाता है कि नॉर्मल कैपेसिटी। पहले ना हम यहाँ पर और एक पॉइंट लिख देते हैं, ये क्वेश्चन तो एराइज जरूर हो रहा है हमारे दिमाग में, बट इसका भी एक मतलब वे आउट है। अच्छा पहले कर लेते फिर ही बताएंगे कि कैसे होगा। नॉर्मल यूनिट का मतलब है कि हम लोगों का एक कैपेसिटी होता है, नॉर्मल यूनिट का मतलब यहाँ पर नॉर्मल कैपेसिटी का बात हो रहा है, ठीक है। नॉर्मल कैपेसिटी, हर एक मशीन का अपना एक नॉर्मल कैपेसिटी होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग जो मशीन रेंट पे लिए जिसका रेंट 4 लाख है, उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी, नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट, ठीक है। ये एग्जांपल ले रहे हैं, नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 लाख यूनिट। तो अगर हम लोग ये पता है कि फिक्स्ड खर्चा है, इसको अगर हम लोग पर यूनिट में आइडेंटिफाई करें तो ये कैसे होगा, यहाँ पर लिखते हैं नॉर्मल रेंट पर यूनिट। एक यूनिट बनाने में रेंट का खर्चा फिर कितना आ रहा है, 4 लाख डिवाइडेड बाई यहाँ पर 1 लाख, 1 लाख यूनिट। तो ये हम लोग का हो जाएगा ₹4 पर यूनिट, ठीक है, ₹4 पर यूनिट। ये हो गया, ये हो गया हम लोग का मशीन रेंट नॉर्मल यूनिट, और ये हो गया नॉर्मल रेंट इतना। अच्छा अब इसके इसके हम लोग अलग अलग, ये तो मेरा मेन एग्जांपल है। अब केस 1, ठीक है, पहला केस क्या है, मान लेते हैं कि हम लोगों ने एक्चुअल प्रोडक्शन किया है, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट बनाने का, बट हम लोगों ने एक्चुअली अगर प्रोडक्शन किया है सपोज 80,000 यूनिट, ठीक है, तो हम लोगों ने कम प्रोडक्शन किया है, जो कैपेसिटी है उससे कम प्रोडक्शन किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब मान लो हम लोग जो भी फिनिश गुड्स बना रहे हैं उस पे हमें क्या करना है, हर एक फिनिश गुड्स पे रेंट का खर्चा ऐड करना है। अब एक फिनिश गुड्स में तो हम 4 लाख पूरा ऐड नहीं कर सकते, मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। तो मैंने देखा प्रोपोर्शनेटली एक यूनिट पे 4 रुपए मुझे रेंट का खर्चा ऐड करना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैंने 80,000 यूनिट बनाया है तो मेरा इन्वेंट्री का कॉस्ट कितना होगा, इन्वेंट्री का कॉस्ट का मतलब है कि 80,000 यूनिट में ये रेंट का खर्चा कितना आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 80,000 इंटू 4, ये हो गया मेरा 3,20,000, ठीक है। तो हम अपने जो फिनिश गुड्स है उसमें 3,20,000 ही चार्ज कर पाएंगे, 80,000 पे 3,20,000। अगर हम इस पे 5 लाख, मतलब ये देखो 5 लाख बोल रहे, सॉरी 4 लाख, देखो एक्चुअली मेरा खर्चा 4 लाख है। अब मैंने अगर 80,000 प्रोड्यूस्ड किया है तो मेरा मशीन का रेंट थोड़ी ना 3,20,000 हो जाएगा, बात को समझो। हम ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे मशीन रेंट, जिनसे मशीन लिया है, मान लो इनसे मशीन लिया है, इनको मुझे 4 लाख ही देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बात यह है क्योंकि मैंने कम प्रोडक्शन किया, तो इसका मतलब मेरा कैश आउटफ्लो जो है वो कम नहीं होने वाला, कैश आउटफ्लो तो फिक्स्ड है, यही होगा, ठीक है। अब अगर मैंने प्रोडक्शन कम किया है, ठीक है, तो इसीलिए हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि कस्टमर से ज्यादा चार्ज कर देंगे। अगर हम बोलेंगे नहीं, हम यहाँ पर 5 रुपए करके ही लगाएंगे, सॉरी 5 रुपए बोल रहे, यहाँ पर कितना करके लगाने से मेरा 4 लाख रिकवर हो जाएगा, ये है 80,000, तो हाँ 5 रुपए करके लगाने से 4 लाख रिकवर हो जाएगा।
देखो 80,000 इंटू अगर 5 करके लगाएंगे ना तो मेरा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 5 जा 40, 4 लाख। ये देखो 4 लाख रिकवर हो जाएगा। क्या हम ये नहीं कर सकते कि ताकि मेरा 4 लाख रिकवर हो जाए? अब ये 5 रुपए चार्ज करने का मतलब है हम अपने फिनिश गुड्स में रेंट का खर्चा 5 रुपए ऐड करें इंस्टेड ऑफ 4। हम ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि बाकी जो भी कॉम्पिटिटर है मार्केट में, उन्होंने भी मशीन इतने में ही रेंट पे लिया होगा जिसका नॉर्मल कैपेसिटी रहा होगा इतना, ठीक है, क्योंकि हमें तो जो है मार्केट के साथ चलना है। तो बाकी सब ने अगर 4 रुपए करके ऐड किया है, अपना जो फिनिश गुड्स बनाया है उसमें मशीन रेंट बाकी दुनिया के सभी लोगों ने 4 रुपए ऐड किया है। हम क्योंकि अपना गलती है, मैंने पूरा नॉर्मल यूनिट प्रोडक्शन नहीं किया, मैंने अंडर परफॉर्मेंस किया, मैंने कम प्रोडक्शन किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मशीन रेंट अगर अपने फिनिश गुड्स में 5 रुपीज लगाएंगे तो मेरा फिनिश गुड्स 1 रुपए से ज्यादा हो जाएगा, मार्केट से 1 रुपए से ज्यादा हो जाएगा कॉस्ट में, तो बिकेगा भी ज्यादा, तो कोई खरीदेगा नहीं, ठीक है। तो अगर मैंने कम प्रोडक्शन किया है वो मेरा प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके लिए हम कस्टमर से ज्यादा पैसा नहीं ले सकते। अगर लेना भी चाहे कोई खरीदेगा नहीं, हम चाहे तो किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते, ठीक है। तो मार्केट में बाकी सब अगर जो अपना फिनिश गुड्स का खर्चा, सॉरी फिनिश गुड्स में अगर मशीन रेंट का खर्चा, जो कि मैंने एक एग्जांपल लिया है, कुछ और खर्चा भी हो सकता है, वो अगर 4 रुपए ऐड कर रहा है तो हमें भी 4 ही रुपए ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा तो एक लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? हम लोग 3,20,000 का रिकवरी कर सकते हैं प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करके, बट बाकी जो 80,000 है उसका रिकवरी नहीं कर सकते। तो उसको क्या करेंगे? गलती हमारा है, हम लोगों ने अंडर परफॉर्मेंस किया है, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? पीएल में डेबिट करना पड़ेगा। कितना डेबिट हो जाएगा? बाकी बचा हुआ जो 80,000 है, ठीक है, 80,000 हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? पीएल में डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। ये पहला केस हुआ। दूसरा देखो केस 2, ठीक है, केस 2। अब मान लो कि एक्चुअल प्रोडक्शन है 1 लाख यूनिट, ठीक है। जो नॉर्मल कैपेसिटी 1 लाख है, हम लोगों ने उतना ही प्रोडक्शन किया, एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है। तब इन्वेंट्री में कितना कॉस्ट ऐड कर देंगे? तो ठीक है, इन्वेंट्री में कितना ऐड करेंगे? पूरा करेंगे, ठीक है। 1 लाख यूनिट पे, हर यूनिट पे 4 रुपए करके, तो 4 रुपए करके ही हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 रुपए करके अगर हम लोग लगाएंगे तो 4 लाख का पूरा पूरा रिकवरी हो गया, ठीक है। तो पीएल में कुछ जाएगा? पीएल के डेबिट में नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये खाली रहा। अच्छा, अब केस 3, केस 3, तो यहां पर क्या हुआ? केस 3, केस 3 में देखो, यहाँ पर मैंने एक में क्या देखा, एक में ये देखा कि अगर हम लोग ऐसा काम करते हैं तो हमारे लिए लॉस है। क्यों लॉस है? क्योंकि हमें 80,000 अपना लॉस बोल के दिखाना पड़ेगा, ये हम लोग कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते। उसका लॉजिक मैंने बताया। अगर हम लोग एकदम एज इट इज जितना प्रोडक्शन कैपेसिटी है उतना ही कर रहे हैं तो हमारा कोई लॉस नहीं होगा, लॉस जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोगों ने ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया, मान लो हम लोगों ने एक्चुअल प्रोडक्शन किया 1 लाख, कितना लिखे, ये 4 लाख है तो कितने से डिवाइड हो जाएगा? 4 लाख, और यहाँ पर नॉर्मल कैपेसिटी है 1 लाख, 1 लाख 20 ले लेते हैं, ठीक है। 1,20,000 यूनिट अगर हम लोगों ने प्रोडक्शन किया, क्या इससे हमें कोई बेनिफिट होगा? बिल्कुल होगा। हम लोग का इन्वेंट्री कॉस्ट कितना होगा? इन्वेंट्री कॉस्ट हो जाएगा, हम लोग 1,20,000 यूनिट का इन्वेंट्री कॉस्ट निकालेंगे और एक एक पे हम लोग कितना लगाएंगे? तब क्या हम लोग 4 रुपए लगा देंगे? अगर सोचो, अगर हम लोग 4 रुपए लगा देते हैं तो हम लोग का ये कितना हो जाएगा पता है? ये हो जाएगा 4,80,000। अब 4,80,000 किसको पे करना है? किसी को नहीं करना है, क्योंकि हम लोग का रेंट तो 4 लाख है, 4,80,000 है ही नहीं। तो हम लोग 4 रुपए क्यों चार्ज करेंगे? ज्यादा मेहनत की है हम लोग, कैपेसिटी जो है मशीन का उससे भी ज्यादा हम लोगों ने प्रोडक्शन कर लिया, ठीक है। फॉर मतलब किसी भी तरह से अगर हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि हम लोगों ने ज्यादा प्रोडक्शन करवा दिया, ठीक है, तो हम लोग का इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होगा ना? कम हो जाएगा। तब हम लोगों को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इन्वेंट्री कॉस्ट कितना हो रहा है, ठीक है। इन्वेंट्री कॉस्ट, क्योंकि इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमें ज्यादा किसी को रेंट पे करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। तो हम लोग का इन्वेंट्री कॉस्ट हम लोग पहले निकालेंगे। हमें रेंट देना पड़ रहा है 4 लाख, और अगर 1,20,000 यूनिट हम लोगों ने उसके हिसाब से बना लिया है, ठीक है, तो हम लोगों का यहाँ पर यूनिट कॉस्ट कितना आएगा चेक करते हैं। 4 लाख डिवाइडेड बाई 1,20,000, 4 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख,
20, ठीक है। तो ये हो गया 3.33 पर यूनिट, ठीक है, 3.33 पर यूनिट। इसका मतलब हम लोगों को कितना इन्वेंट्री कॉस्ट में कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये वाला, मतलब 1,20,000 यूनिट इंटू 3.33, तो ये कितना आ जाएगा, इंटू 1,20,000, तो ये हो गया देखो 4 लाख, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोगों को क्या पे करना पड़ेगा, 4 लाख ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग एडवांटेज में है, ठीक है, कंपटीटर से एडवांटेज में होंगे, मार्केट में जो भी कंपटीटर होगा, पीएल में डेबिट में कुछ भी नहीं जाने वाला, ठीक है। हम लोग एडवांटेज पोजीशन में क्यों है, क्योंकि जो खर्चा अब तक हम लोग पहले 4 रुपए ऐड होना चाहिए, नॉर्मली मार्केट में सभी 4 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग कम प्रोडक्शन करेंगे तो भी हमें 4 ही ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 4 से कम ऐड कर सकते हैं, लेकिन 4 से ज्यादा ऐड करेंगे तो बिकेगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग 4 ही ऐड किए, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने कम प्रोडक्शन किया तो हम लोग का लॉस हो गया, ठीक है। और अगर हम लोग एकदम एग्जैक्ट प्रोडक्शन करते हैं जो कैपेसिटी है उसके साथ, तो हमारा कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग ज्यादा प्रोडक्शन कर लेते जो यहाँ पर हुआ, तो हम लोगों का एडवांटेज ये हो जाएगा कि जहां पर बाकी लोग 4 रुपए ऐड कर रहे हैं, हमारा यूनिट बढ़ गया, इस वजह से 3.33 ऐड करने से होगा, मतलब हमारा प्रोडक्ट सस्ते में बिक सकता है क्योंकि हमारा कॉस्ट कम हो रहा है, ठीक है। तो यहां भी हमारा कोई लॉस नहीं होगा। तो ये 3 केस हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका कंक्लूजन लिखेंगे यहां पर, ये इसका कंक्लूजन लिख रहे हैं, ठीक है। इन दिस केस इफ वी एब्सॉर्ब based on the normal production, then the amount to be added to the cost of inventory will be rupees 4,80,000। समझा देंगे ये वाला भी, मतलब ऑलरेडी समझाया हुआ है, फिर से एक बार रिलेट करवा देंगे। वेयर एज द actual expenditure is only रुपीज 4 लाख, ठीक है। ये जो मैंने समझाया ना उसी चीज को लिखवा दिया, ताकि कभी भी तुम लोग इस पॉइंट को पढ़ोगे तो समझ जाओगे। ये सब तो एग्जाम्पल है ना याद रखने के लिए। तो ये वाला केस देखो, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इन दिस केस इफ वी एब्सॉर्ब बेस्ड ऑन द नॉर्मल प्रोडक्शन, अगर हम लोग नॉर्मल प्रोडक्शन के बेसिस पे ही, अगर हम लोग मतलब जो कि पर यूनिट पे 4 रुपए करके आ रहा था, अगर हम लोग इस खर्चे को एब्सॉर्ब करवाने जाएंगे तो वहां पर द अमाउंट टू बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री विल बी 4,80,000, ठीक है। वेयर एज एक्चुअल एक्सपेंडिचर ओनली 4 लाख, तो फिर ऐसे तो कर नहीं सकते, तो हम लोगों को बेनिफिट, हम लोग बेनिफिट सिचुएशन में है, ठीक है। इसमें हम लोग लॉस सिचुएशन में है, ठीक है। इसमें हम लोग ना लॉस में है ना प्रॉफिट में है, इसमें हम लोग प्रॉफिटेबल सिचुएशन में है, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग सिचुएशन हो सकता है। अब इस चीज को देखो, इस चीज को कैसे करके हमें यहाँ पर मतलब एएस में कैसे करके लिखा हुआ रहता है वो बताते हैं। देखो इसमें एएस का लैंग्वेज के हिसाब से कैसे लिखा हुआ रहेगा, देखो यहाँ पर हेडिंग कर देते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, वेरिएबल फिक्स्ड, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे विच डू नॉट वेरी विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ये फिक्स्ड ओवरहेड होता है, मैंने 2-3 बार बोला, लिखवा ही दिया, ठीक है। और ये हो जाएगा विच वेरी विद द वॉल्यूम इन प्रोडक्शन, ठीक है। जो वॉल्यूम के साथ वेरी करेगा, एब्सॉर्ब ऑन एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। एक्चुअली हमेशा देखो वेरिएबल कॉस्ट एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के ऊपर ही होगा, एक्चुअल जितना यूनिट बनेगा उतना ही खर्चा रिकॉर्ड हो जाएगा, एब्सॉर्ब्ड ऑन एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ठीक है।
मतलब जो भी पर यूनिट होगा, जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट 5 रुपए है तो एक्चुअली में जितना प्रोडक्शन होगा उसी पे लगाएंगे, जो कि फिक्स्ड में ऐसा नहीं होता है। देखो एक्चुअली अगर 4 करके है तो हम लोग यहाँ 4 लगा रहे हैं, यहाँ 4 लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखो हम लोग कम लगा रहे हैं। लेकिन वेरिएबल में ऐसा नहीं होगा कि हम लोग कम लगा देंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे मेथड होता है, वेरिएबल में ऐसा नहीं होगा। वेरिएबल का जो पर यूनिट होगा वो सभी पे एप्लीकेबल होगा जितना प्रोडक्शन यूनिट हमारा होगा। अब इसका 2 पॉइंट, ठीक है, इसका 2 पॉइंट हो जाएगा। यहां पर लिखेंगे एक्चुअल प्रोडक्शन अगर ग्रेटर देन नॉर्मल कैपेसिटी है, ठीक है, मतलब ये लैंग्वेज है लॉ का, ठीक है, उसके साथ हम वो एग्जांपल को टैली करवा देंगे। तब क्या होगा, एब्जॉर्ब्ड बेस्ड ऑन एक्चुअल कैपेसिटी, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। कहीं पर भी तुम लोग किसी भी जगह से पढ़ के देख लो, ये चीज लिखा हुआ रहता है। अब इस चीज का मतलब डायरेक्टली नहीं समझ में आएगा, लेकिन अभी जो एग्जांपल दिए समझ में आ जाएगा। एक्चुअल प्रोडक्शन अगर ग्रेटर देन नॉर्मल कैपेसिटी है, जैसे मेरे एग्जाम्पल में एक्चुअल प्रोडक्शन कितना था और नॉर्मल कैपेसिटी कितना था, नॉर्मल कैपेसिटी था 1 लाख, ठीक है। ये देखो अभी मैंने जो एग्जांपल लिया, नॉर्मल कैपेसिटी था 1 लाख। अब एक्चुअल प्रोडक्शन अगर बोल रहा है कि ग्रेटर देन, ना ये देखो मैंने लिखा एक्चुअल प्रोडक्शन ग्रेटर देन नॉर्मल कैपेसिटी, मतलब ये वाला सिचुएशन अगर 1,20,000 हो रहा है, समझा देते हैं। देखो अगर हम लोग का एक्चुअल प्रोडक्शन हो रहा है 1,20,000, मतलब जो कि ग्रेटर देन हो रहा है एग्जाम्पल के हिसाब से, यहाँ पर लिखे 1,20,000, ठीक है। तब एब्जॉर्ब्ड बेस्ड ऑन एक्चुअल कैपेसिटी, तब हमें एक्चुअल कैपेसिटी के बेसिस पे ही एब्जॉर्ब करवाना है, यानी एट द रेट ऑफ कितना करके नहीं, एट द रेट ऑफ 4 करके नहीं, तब हमें एक्चुअल कैपेसिटी के बेसिस पे करना है। तो मतलब एक्चुअल एब्जॉर्ब्ड बेस्ड ऑन एक्चुअल कैपेसिटी, तो हाँ ये देखो 1,20,000, मतलब हम लोग का जो 4 लाख का फिक्स्ड खर्चा था उसे हमें एक्चुअल कैपेसिटी के ऊपर, नॉर्मल नहीं, एक्चुअल कैपेसिटी के ऊपर एब्जॉर्ब करवाना है, यानी 4 लाख डिवाइडेड बाई 1,20,000 के बेसिस पे, यानी ये वाला 3.33 करके एब्जॉर्ब करवाना है। इसका मतलब ये हो गया। लेकिन इसका लैंग्वेज बस इतना ही लिखा हुआ है, तो इससे समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने एग्जाम्पल बना लिया, ठीक है। तो इस तरह से होगा। अब यहाँ पर और एक सिचुएशन देखो, अगर हम लोग का ऐसा होता है कि एक्चुअल प्रोडक्शन अगर लेस देन या फिर इक्वल टू अगर हम लोग का नॉर्मल कैपेसिटी है, ठीक है, तो एब्जॉर्ब कैसे होगा, एब्जॉर्ब ऑन एब्जॉर्ब बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी, ठीक है। अब इसका भी समझो, ठीक है, इसका भी समझाते हैं। हम लोगों का एक्चुअल प्रोडक्शन पहले मैंने लिया 80,000, जो कि लेस देन नॉर्मल कैपेसिटी यानी 1 लाख है, ठीक है। तब एब्जॉर्ब करना पड़ेगा नॉर्मल कैपेसिटी के ऊपर। नॉर्मल कैपेसिटी का कितना आया था, एट द रेट ऑफ 4 आया था। नॉर्मल कैपेसिटी का कितना आया था, 4 लाख का खर्चा। ये देखो नॉर्मल कैपेसिटी मतलब 4 लाख का खर्चा, और नॉर्मल कैपेसिटी क्या था 1 लाख, ठीक है। तो इसके हिसाब से आया था 4 रुपीज। तो अगर 80,000 का हम लोगों ने वैल्यू कैसे किया, 4 करके ही किया, ठीक है। अच्छा अगर हम लोग का होता है एक्चुअल प्रोडक्शन इक्वल टू नॉर्मल कैपेसिटी, मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन है 1 लाख, ठीक है, और नॉर्मल कैपेसिटी भी है 1 लाख, तब भी बोल रहा है हमें यही वाला करना है, एब्जॉर्ब्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी। उसका लॉजिक मैंने समझाया क्या होता है। अभी हम लोग 1 लाख का खर्चा कितना दिखाएंगे, मार्केट में जो चल रहा है एक्चुअली तो 4 करके हो रहा है, तो 4 करके हमें लगाना चाहिए। अगर हम लोग इससे कम कर सकते हैं तो बेनिफिट पोजीशन में, कम जब कर पाएंगे वो तभी पॉसिबल होगा अगर हम लोग का एक्चुअल प्रोडक्शन ग्रेटर देन नॉर्मल कैपेसिटी होता है, तब हम लोग एब्जॉर्ब करवाएंगे बेस्ड ऑन एक्चुअल कैपेसिटी के ऊपर, ठीक है। अब ये देखो ये रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर ये एग्जाम्पल समझ में आता है तो चीज समझ में आ गया मानो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिख लो, जैसे ये वाला सिचुएशन क्या है, ये वाला सिचुएशन है हम लोग का एक्चुअल प्रोडक्शन लेस देन नॉर्मल कैपेसिटी, ये वाला, ठीक है। अच्छा और ये वाला कौन सा है, केस 2 जो है, यहाँ पर एक्चुअल प्रोडक्शन इक्वल टू नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी हो गया, ठीक है। और ये वाला कौन सा हो गया, ये वाला हो गया एक्चुअल प्रोडक्शन हम लोगों का ग्रेटर देन नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी हो गया, ठीक है। ये तीनों चीज को मैंने लिख दिया, यहाँ पर जस्ट मैंने एक कंबाइन कर दिया है लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तुम लोग चाहो तो इसको दोबारा भी लिख सकते हो, सेम यही वाला चीज लिखना पड़ेगा। एक बार लेस देन लिख दो, एक बार इक्वल, मतलब अगर चाहो तो इसका 3 पॉइंट भी बना सकते हो, ठीक है। मतलब तुम लोग को ऐसा नहीं लग रहा है ना, कि मेरे हिसाब से लगना तो नहीं चाहिए कि 3 एग्जाम्पल फिर यहाँ पर और एक कहाँ गया, तब ऐसे ऐसे लिख लो, एक्चुअल प्रोडक्शन
अगर हम लोग का यहाँ पर इक्वल कर लेते हैं, इक्वल नॉर्मल कैपेसिटी, तो ये इक्वल वाला हटा दो, यहां से लेस देन वाला एक हो गया, और इक्वल वाला होगा तब भी वही होगा, एब्जॉर्ब्ड बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नॉर्मल कैपेसिटी ये हो गया, ये 3 बन गया। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी लिख सकते थे, ये 3 हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर ম্যাম বলছি এই কোশ্চেনটা পরীক্ষায় তো কিভাবে আসবে, মানে কি বলে আসবে? ওটা আমি কোয়েশ্চেন করালে বুঝতে পারবে। এখন আমি কোয়েশ্চেন করাচ্ছি না, এখন তো হুম, জিনিসটা জানতে হবে, তারপরে যখন ঠিক क्वेश्चन আছে। नेब बुझते पेरे जाবে। अच्छा, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट ये हो गया हम लोग का यहाँ पर हम लोग कौन सा वाला पढ़ रहे थे, देखो यहाँ पर हम लोगों ने रॉ मटेरियल का कॉस्ट पढ़ लिया। देखो हम ही खुद थोड़ा थोड़ा क्या होता है ना, भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा होता है ना एज, तो एक बार रिकॉल करवाते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे कि वैल्यूएशन कैसे होगा, रॉ मटेरियल का कॉस्ट देख लिया, एनआर भी अभी तक किसी का नहीं देखा है। ठीक है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट देख लिया, डब्ल्यूआईपी का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, परचेज कॉस्ट प्लस कन्वर्जन कॉस्ट। परचेज कॉस्ट हम लोगों ने रॉ मटेरियल वाला ही लेना है, कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट अगर हम लोग प्रोडक्शन नहीं करते तो वो कॉस्ट नहीं लगता है, और कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी तरह का डायरेक्ट कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड। अब हम लोगों ने पढ़ा कितने तरह का कन्वर्जन कॉस्ट हो सकता है। कन्वर्जन कॉस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक हो सकता है फैक्ट्री में, मतलब एक हो सकता है कन्वर्जन कॉस्ट रिलेटेड वेरिएबल रिलेटेड, एक हो सकता है फिक्स्ड रिलेटेड। अगर वेरिएबल रिलेटेड हुआ तो उसे कैसे ऐड करेंगे, उसमें सिंपल है, पर यूनिट बेसिस पे हो जाएगा। लेकिन अगर फिक्स्ड हुआ तो उसको कैसे लिया जाएगा, तो फिक्स्ड हुआ तो इस तरह से हम लोग इसका वैल्यूएशन करेंगे कि फिक्स्ड हुआ तो एक्चुअल हमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअल नॉर्मल कैपेसिटी क्या था और एक्चुअल प्रोडक्शन क्या था। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, इसका मतलब हम लोगों ने अभी ये पढ़ लिया कि डब्ल्यूआईपी का कॉस्ट क्या होगा। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया डब्ल्यूआईपी का कॉस्ट क्या होगा। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि फिनिश गुड्स का क्या कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, फिनिश गुड्स का क्या होगा, फिनिश गुड्स का मतलब ये सारे कॉस्ट जब ऐड हो जाएंगे। ठीक है, फिनिश गुड्स का मतलब क्या हो जाएगा, जब डब्ल्यूआईपी परचेस कॉस्ट प्लस कन्वर्जन कॉस्ट जब टोटली कंप्लीट हो जाएगा तभी वो फिनिश गुड्स बन जाएगा। ठीक है, कन्वर्जन कॉस्ट जब टोटली कन्वर्ट हो जाएगा डब्ल्यूआईपी हम लोगों का, तभी वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे, ये वाला हो गया फिनिश गुड्स के बारे में अलग से ऐसा कुछ नहीं बताया। देखो ये सब कन्वर्जन कॉस्ट जब टोटली लग जाएगा, अगर पार्शियली लग रहा है तो वो डब्ल्यूआईपी, जब कन्वर्जन कॉस्ट फुल्ली लग जाएगा मतलब इसी तरह से कैलकुलेट होगा, तो ऑटोमेटिकली वो फिनिश गुड्स कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर जो पढ़ेंगे दैट इज कॉस्ट फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो कॉस्ट फॉर्मूला, तो यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट फॉर्मूला और मेथड। ठीक है, कॉस्ट फॉर्मूला या मेथड, तो क्या क्या मेथड होता है कॉस्ट फॉर्मूला या मेथड, नॉर्मली 3 तरीके का मेथड होता है। ठीक है, एक होता है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, दूसरा होता है रिटेल प्राइस मेथड, थर्ड होता है इंटरचेंजेबल मेथड। ठीक है, अच्छा स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड मतलब क्या होता है, इसको लिखते हैं, देखो यहां पर हो जाएगा, इन दिस मेथड specific cost is identified and allocated to specific inventory. This is done when inventory is not generally interchangeable. इंटरचेंजेबल। ठीक है, अभी लिखो समझा देंगे।
समझा भी देंगे, सब चीज करवाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो बस, और कुछ नहीं। दिस मेथड is used for the entities who are into retail business। नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे generally an average percentage of profit is deducted from all products to arrive at its cost। अच्छा, और ये यहाँ पर इंटरचेंजेबल। अच्छा, एक सेकेंड। फीफो और weighted average method, which ever more closely approximate with the pattern of issue of inventories। अच्छा, पहले ये 3 पॉइंट लिख लो, ठीक है, फिर हम बताते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, कॉस्ट फॉर्मूला मेथड। अब ये कहाँ से आ गया, ठीक है, कॉस्ट फॉर्मूला या फिर मेथड। अब देखो, कॉस्ट फॉर्मूला या फिर मेथड, ये कंसेप्ट क्या है, अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा पता है? अभी तक हम लोगों ने मेनली 3 चीज सीखा है। क्या सीखा है? एक तो हम लोगों ने ये सीखा कि अगर हम लोग रॉ मटेरियल मार्केट से खरीद रहे हैं तो उसका टोटल कॉस्ट कितना होगा, ठीक है, मतलब परचेस कॉस्ट। जो भी रॉ मटेरियल हम लोग मार्केट से खरीद रहे हैं उसका परचेस कॉस्ट क्या होगा वो हम लोगों ने सीखा। लेकिन तुम लोग कॉस्ट में पढ़ते हो, फीफो पढ़ते हो, लीफो पढ़ते हो, कभी ना कभी पढ़े होगे, ठीक है। अगर मेरे पास अभी तक नहीं किया हुआ है किसी का, तो कॉलेज में तो कभी ना कभी किए होगे, फीफो लीफो सुने होगे, फीफो लीफो वेटेड एवरेज, ठीक है। तो ये सब कब अप्लाई होता है, ये सब क्या है, ये है फॉर्मूला, ठीक है, कॉस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। लेकिन इसको कब जरूरत होगा? जब हम लोग रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, तब तो फीफो लिफो करके जरूरत नहीं होता है। जब हम लोग रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं तब हमें ये देखना पड़ता है कि सप्लायर को क्या पेमेंट कर रहे हैं, क्या टैक्स दे रहे हैं, क्या रिबेट मिल रहा है, क्या ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, क्या लोडिंग है, अनलोडिंग है, ये सब देखना पड़ रहा है। अगर ये रॉ मटेरियल का हो रहा है, अगर डब्ल्यूआईपी हो रहा है तो रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट इंक्लूडेड है, मतलब परचेस कॉस्ट प्लस कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है। फिनिश गुड्स का मतलब परचेस कॉस्ट प्लस टोटल कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है, ये फिनिश गुड्स का हो जाएगा। लेकिन ये फिर फीफो लीफो, ये जो हम लोग सीखते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है, अब ये सीखेंगे, ठीक है। जैसे देखो, हम लोग अगर कोई रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, ठीक है, हम लोग पहले मान लो टोटल यहाँ पर लिखते हैं, टोटल यूनिट्स, ठीक है। हम लोगों ने सपोज रॉ मटेरियल खरीदा, हमारे पास पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल था, यहाँ पर यूनिट लिखते हैं, ठीक है। हम लोग के पास सपोज पहले रॉ मटेरियल था 1000, ठीक है। फिर हम लोगों ने और भी परचेस किया हम लोगों ने सपोज 5000, ठीक है। और हम लोगों का क्लोजिंग स्टॉक है, ऐसे लिख देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है सपोज 1500, ठीक है। तो इसका मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल जाएगा यूनिट में, ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड यूनिट में निकलेगा, क्योंकि मैंने यूनिट में लिखा है। तो 6000 से ये माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा 5000, मतलब ये हो गया 4500, ठीक है। तो ये हम लोग का रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल के आ गया, ये टोटल यूनिट है, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि हम लोग जब ये रॉ मटेरियल खरीदे थे तो इसका रेट क्या था। सपोज ये जो रॉ मटेरियल खरीदा था हम लोगों ने, इसका अपना एक रेट था, ठीक है। और ये जो हम लोगों ने 5000 रुपीज का रॉ मटेरियल खरीदा है टोटल, ये मान लो अलग अलग पार्ट में खरीदा है। जैसे
जैसे मान लेते हैं कि ये रॉ मटेरियल मान लो पहले हम लोगों ने 100 यूनिट खरीदा होगा, ठीक है। फिर मान लेते हैं हम लोगों ने खरीदा है यहाँ पर 200 यूनिट, ठीक है। फिर यहाँ पर मान लेते हैं 150 यूनिट, और यहाँ पर ये 1000 कर देते हैं, 1000, 2000 और एक 3000, 3000, 4500, और यहाँ पर कर दिया मैंने 500, ठीक है। तो 5000 हो गया, देखो ये हो गया 5000। तो ये जो 5000 रॉ मटेरियल खरीदा है ना, ये हम लोगों ने एक ही रेट का नहीं खरीदा है, ठीक है, अलग अलग रेट का खरीदा है। हो ही सकता है जैसे मान लो ये है एट द रेट ऑफ, मान लेते हैं 5 रुपीज, ये है एट द रेट ऑफ 4.50, ठीक है, और ये हो गया एट द रेट ऑफ 5.20 सपोज, और ये हो गया एट द रेट ऑफ 4.25, ठीक है। ऐसे हम लोगों ने रॉ मटेरियल खरीदा है, हो ही सकता है, ठीक है। और ये जो हम लोगों का ओपनिंग था, इसका भी अपना एक रेट था। इसका रेट कितना था? इसका था एट द रेट ऑफ, मान लेते हैं 4 ये सपोज हो गया 4.40, ठीक है, 4.40 हो गया। हम लोगों के पास जो ओपनिंग में ईयर स्टार्टिंग में रॉ मटेरियल था वो 4.40 वाला 1000 यूनिट था। उसके बाद हम लोग पूरे साल भर में टोटल इतना मटेरियल खरीदे हैं, लेकिन अगर बाइफरकेट करके देखें तो हम लोग इतने अलग अलग रेट का मटेरियल खरीदे हैं, ठीक है। अब हम लोग के पास जो ये क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, इसका वैल्यू क्या है ये करना है, ठीक है, इसका वैल्यूएशन करना है, ठीक है, इसका वैल्यूएशन करना है। तो इसका वैल्यूएशन करने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा, ये जो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है ये कौन सा वाला रॉ मटेरियल है। क्या ये 1000 वाला पूरा पड़ा हुआ है, या फिर ये 1000 पूरा पड़ा हुआ है, या फिर ये 2000 में से 1500 पड़ा हुआ है, या फिर ये 1500 पड़ा हुआ है, या फिर ये 500 और किसी और जगह का 1000 पड़ा हुआ है, वो पता करना पड़ेगा ना। अब ये पता करने के लिए हम लोग फीफो लिफो यूज करते हैं, फीफो लिफो वेटेड एवरेज। मतलब हम ये अभी बताना चाह रहे हैं कि फॉर्मूला या मेथड कब यूज होता है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करने के लिए, कोई परचेस कॉस्ट निकालने के लिए जरूरत नहीं होता है। क्लोजिंग स्टॉक का जब तुम लोग रॉ मटेरियल चैप्टर किए हो, मतलब मटेरियल कॉस्टिंग किए हो, ठीक है, या फिर मेरा क्लास अगर कभी सुने हो तो देखोगे, वहां पर हम लोग जब फीफो लिफो करते हैं तो हम ये बताते हैं कि फीफो लिफो क्यों कर रहे हैं। फीफो लिफो इसीलिए कर रहे हैं, हम लोग वहां पर निकालते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन क्या है अगर हम लोगों ने इतना इतना रुपीस का मटेरियल खरीदा था। तो यहाँ पर अभी हम लोग कौन सा वैल्यूएशन करेंगे, अभी हम लोग वैल्यूएशन करेंगे क्लोजिंग स्टॉक का। मतलब अगर तुम लोग AS2 के एकदम स्टार्टिंग में चलोगे ना, तो ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था मीनिंग ऑफ इन्वेंटरीज का मतलब क्या है, स्टॉक इन ट्रेड भी है, फिनिश गुड्स भी है, ठीक है। तो वही स्टॉक इन ट्रेड में जो पड़ा हुआ है, अगर वो रॉ मटेरियल है हम लोगों ने खरीदा अलग अलग रेट पे, तो उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अब हमें जरूरत होगा फीफो, वेटेड एवरेज, ये सब का, ठीक है। लीफो हम बोल रहे हैं बार बार, बट AS2 जो है ना वो हमें लीफो का जो है परमिशन नहीं देता है, ठीक है, लीफो यूज का परमिशन नहीं देता है, बोलता है वेटेड एवरेज कर लो या फीफो कर लो, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर फीफो का मेथड लगाते हैं तो देखो कैसे होगा। यहाँ पर अगर हम लोग लगाते हैं मेथड फीफो, अगर इस क्वेश्चन में फीफो अप्लाई करते हैं तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का वैल्यू क्या होगा। तो उसके लिए डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। मान लेते हैं कि जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल था वो हम लोग का पूरा जो है यूज हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो 1500 है इसमें इसका कोई भी रोल प्ले नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने जो 1000 रुपए का मटेरियल खरीदा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जो 1000 यूनिट खरीदा 5 रुपए वाला, ठीक है, 1000 एट द रेट ऑफ 5 मान लेते हैं, ये भी हम लोग का हो गया है पूरा यूज, ठीक है। इसके बाद ये 2000 बचा, ठीक है। तो फिर से हम लोगों ने परचेस किया, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल 2000 एट द रेट ऑफ 5। अब मान लेते हैं इसमें से यूज हुआ है, इसमें से यूज हुआ है 500, तो इसमें 1500 पड़ा हुआ है, ठीक है। और बाकी नीचे का ये भी यूज हो गया, ठीक है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पर 1500 एट द रेट ऑफ 1500 एट द रेट ऑफ, अच्छा ये 4.50 था, अच्छा ये 5 था, मैंने ये 4.50 लिया है तो वो लिख देंगे, ठीक है। वो तो एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने। 1500 का 5.2 एट द रेट ऑफ 5.2 ये बचा हुआ है, ठीक है, ये रिमेन ये बचा हुआ है। और उसके बाद भी एक खरीदा था ना हम लोगों ने 500 यूनिट 4.25 करके, ये देखो 500 यूनिट 4.25 करके ये भी बचा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर जो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन है वो क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा मान लेते हैं इसमें 1500 यूज हुआ, तो यहाँ से 500 बच गया 4.5 वाला, और बाकी हजार मान लेते हैं यहाँ से 500 रिमेन है, और यहाँ पर यूज हुआ है,
यहाँ पर यूज हुआ है, हमें कितना निकालना है, 1500 मुझे दिखाना पड़ेगा। तो ये वाला 500 ले लेते हैं, यहाँ से 1000 ले लेते हैं, यहाँ पर यूज 500, ठीक है, यूज 1000 कर देते हैं, यूज्ड 1000, ठीक है। तो यहाँ पर 500 बच गया, ठीक है, और ये 500 बच गया, तो ये 1500 इस तरह से बचा हुआ, एक रेट 5.2, एक रेट 4.25, ठीक है। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल क्रिएट किया है, ठीक है। तो इसको मतलब उतना एकदम डिटेल्स में जो है, डिटेल्स में समझ में आ रहा है, मतलब मैंने अपने मन से रैंडमली लिख दिया कि कौन सा यूज हुआ, कौन सा रह गया, कुछ और भी हो सकता था, ठीक है। तो हम ये मान रहे हैं ओपनिंग स्टॉक वाला रॉ मटेरियल पूरा यूज हो गया, तो वो फिनिश गुड्स में, सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक में नहीं आ सकता है। 1000 वाला पूरा यूज हो गया, तो ये भी क्लोजिंग स्टॉक में नहीं आ सकता है। ये 2000 वाले में से यूज हुआ है 1500, तो इसमें से 500 आ सकता है, जिसका वैल्यू 500 इंटू 4.5। 1500 वाले में से 1000 यूज हुआ, तो इसका भी 500 रह जाएगा क्लोजिंग स्टॉक में 5.2, और ये जो 500 वाला है ये भी रह गया। ये मैंने एक एग्जांपल किया, और ये जो प्रोसेस मैंने निकाला है, तो ये हो गया मेरा, मैंने यहाँ पर फीफो बेसिस पे किया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना मेरा थोड़ा सा गलत हो जाएगा, अगर हम लोग फीफो कर रहे हैं तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर यूज जो है ना, इस तरह से नहीं दिखा सकते, ये पूरा यूज दिखाना पड़ेगा, ये यूज मुझे पूरा दिखाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। तो इसका मतलब ये रॉ मटेरियल पूरा खत्म किए बिना हम इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे दिखाएंगे, यहाँ से यूज दिखाना पड़ेगा मुझे 500, ठीक है। तो यहां से 1000 बच गया, और ये लास्ट वाला बच गया, ठीक है। क्योंकि फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, जब तक पहले का रॉ मटेरियल पूरा खत्म नहीं होगा तब तक एंड वाला रॉ मटेरियल हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो देखो, ये भी मैंने खत्म कर दिया, ये रॉ मटेरियल भी खत्म, ये रॉ मटेरियल भी खत्म, ठीक है, ये भी फुल्ली यूज, ठीक है। यहाँ पर यूज सिर्फ 500 यूनिट हुआ है, तो 1000 बच गया, यहाँ पर 500 बच गया, तो 1000 इंटू 5.2 और 500 इंटू 4.25, और इसका वैल्यूएशन करके देख सकते हो। तो 5.2 यहाँ पर हो गया 0, देख लेते कितना होगा, 1000 इंटू 5.2, तो ये हो गया 5200, और 500 इंटू 4.25, तो ये हो गया 2125, और इसका टोटल कर लेंगे तो ये हो गया 7325। इतने का हम लोग का वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो गया अंडर फीफो मेथड, ठीक है। पहले मैंने थोड़ा सा जो दिखाया था वो लेकिन गलत हो जाता, तुम लोग को भी बताना चाहिए, क्योंकि फीफो तुम लोगों ने किया है, क्योंकि जब तक हम लोगों का पहला ये सब यूज नहीं हो जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं हो जाएगा, हम ये नहीं बोल सकते कि इसमें से भी बचा हुआ है और इसमें इस तरह से हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर हमारा कंजम्पशन चल रहा है तो पहले ये कंजम्पशन पूरा हो जाना चाहिए, और उसके बाद भी जरूरत होगा तब जाके ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तभी ना होगा फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो पहले जो मटेरियल आ रहा है उसका पहले फुल कंजम्पशन हो जाएगा, तभी जाके हम लोग दूसरा रॉ मटेरियल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फीफो मेथड। अब देखो, ये इंटरचेंजेबल वाला पॉइंट बताएंगे, तो ये फीफो मेथड का मैंने फॉर्मूला बताया कि किस तरह से होता है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज कैसे होता है, देखो, वेटेड एवरेज के लिए हम, एक मिनट, जैम बोर्ड ओपन करते, मेरा खत्म हो गया। देखो, वेटेड एवरेज का कब यूज होता है, वेटेड एवरेज हम लोगों को तब यूज करना चाहिए, फीफो कब यूज करेंगे, वेटेड एवरेज कब करेंगे, उसमें अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, वेटेड एवरेज उसमें होना चाहिए जिसको हम लोग अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। ऐसा अगर रॉ मटेरियल है, मतलब मान लो लिक्विड फॉर्मेट का रॉ मटेरियल है, ठीक है, तो एक ही जगह पे, मान लो हमारा ऑयल का बिजनेस है, ठीक है, तो ये मान लो ऑयल टैंकर है, और यहाँ पर अलग अलग जो है ऑयल जो है हमेशा हम लोग यहाँ पर जमा करते जाते हैं, अलग अलग रेट का जमा करते जाते हैं, तब इसको फीफो बेसिस पे अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब मान लो हम लोगों ने टाइप 1 ऑयल डाला, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 सभी एक ही जगह पे मिक्सड अप हो गया है। अब हम लोग ये नहीं बोल सकते पहले टाइप 1 को बेच देंगे फिर टाइप 2 को बेचेंगे, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक लिक्विड फॉर्मेशन का चीज है। तो इस केस में क्या यूज करना पड़ेगा, वेटेड एवरेज, मतलब टोटल जितना ऑयल है उसका प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, तब हमें वेटेड एवरेज फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने लॉजिक बताया कि कब हमें वेटेड एवरेज फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, फीफो का जब हम लोग अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अलग अलग बेच सकते हैं, मतलब सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। अब वेटेड एवरेज देखो, इसका फॉर्मूला कैसे होगा, वेटेड एवरेज मेथड, अगर एक बार यही वाला ले लेते हैं, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, तो वेटेड एवरेज कैसे होगा, देखो यहाँ पर हम लोगों का
जो ये कैसे करना पड़ेगा, पहले हम लोग जितना भी रॉ मटेरियल अवेलेबल है हम लोग सभी का क्या कर देंगे, सभी का वैल्यूएशन कर देंगे, ठीक है। मतलब टोटल यहाँ पर लिखेंगे टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट, जो भी अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से हम लोग रेट निकालेंगे। अलग अलग रेट निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, 1000 इंटू 4.4, पहले हम लोग के पास था 1000 इंटू 4.4, ठीक है। 1000 इंटू 4.4, फिर 1000 इंटू 5, 1000 इंटू 5, 2000 इंटू 4.5, ऐसे लिख लेते हैं। 2000 इंटू 4.5, ठीक है। 2000 इंटू 4.5, 1500 इंटू 5.2, 1500 इंटू 5.2 प्लस यहाँ पर 500 इंटू 4.25, 500 इंटू 4.25, ठीक है। ये हो जाएगा टोटल वैल्यूएशन, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे टोटल यूनिट। टोटल यूनिट कितना है, 1000, 2000, 4000, 4000, 5000, 6000, ठीक है। ये हो गया 6000। अब हम लोग इसका वैल्यूएशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये हो गया 4400 आई थिंक, 1000 इंटू 4.4, ठीक है। 4400, ये हो गया 5000। अच्छा, ये हो जाएगा 2000 इंटू 4.5, ये 9000 होगा शायद। 2000 इंटू 4.5, मैंने 200 लिख दिया था, ये 9000 हो जाएगा, ठीक है। और 1500 इंटू 5.2, 1500 इंटू 5.2, तो ये हो गया 7800। और 500 इंटू 4.25, तो ये हो गया 2125। अब ऐड कर लेते हैं, 2125 प्लस 7800 प्लस 9000 प्लस ये हो गया 9400, ये वैल्यू हो गया 28325 डिवाइडेड बाई 6000। ये रुपीज है, ये यूनिट है। तो यहाँ पर हो जाता है कुछ इतना 4.720, ठीक है। 4.72, ये हो गया इतना एट द रेट इतना, ठीक है। तो रुपीज इतना पर यूनिट, ये हो गया। तो ये वेटेड एवरेज मैंने फॉर्मूला बताया कि किस तरह से होता है। वैसे कॉस्ट में अगर तुम लोगों ने कभी किया है तो पता ही है कि इस तरह से होता है, ठीक है। अगर अब हम लोगों को क्या करना है, वैल्यूएशन करना है, तो वैल्यूएशन कैसे करेंगे, तो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का कितना है, ये वाला, ठीक है, 1500। अब इसको हम लोग अलग अलग क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं तो इसी रेट पे कर देंगे, ठीक है। तो 1500 इंटू 4.72, जितना होगा उतना 7080, ठीक है। जो फीफो में आया था हम लोग का 7325, यहाँ पर वेटेड एवरेज में आ गया 7080। इस तरह से हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का कौन सा मेथड हो गया, ये हम लोग का हो गया वेटेड एवरेज मेथड। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं वेटेड एवरेज मेथड। अब ये कब यूज होता है, इंटरचेंजेबल मेथड में यूज होता है। फीफो और वेटेड एवरेज मेथड विच आर मोर क्लोजली अप्रोक्सीमेट विद द पैटर्न ऑफ इश्यू ऑफ इन्वेंटरीज। मतलब फीफो यूज करे कि वेटेड एवरेज, मैंने बताया कब हम लोग फीफो यूज करेंगे, कब वेटेड एवरेज। अगर हम लोग रॉ मटेरियल को अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे बेचने के लिए, ठीक है, जैसे मिक्सड अप हो जाता है, लिक्विडिटी कुछ है, तो हम लोग क्या करेंगे, वेटेड एवरेज। अगर कर पाते हैं तो फीफो, ठीक है। अब ये कौन सा मेथड है, ये कौन से मेथड के अंडर आता है, इंटरचेंजेबल मेथड के अंडर आता है, ठीक है। अब ये इंटरचेंजेबल मेथड क्या है, इंटरचेंजेबल मेथड का मतलब हो जाएगा, जब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इंटरचेंजेबल मेथड का मतलब हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन। जब हम लोग के लिए क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, और मतलब अलग अलग आइडेंटिफाई करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, तभी तो हम लोग वेटेड एवरेज कर रहे हैं ना लिक्विडिटी के लिए, ठीक है। तो अगर हमारे लिए स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, ये देखो ये बोलने से ना इसका मतलब भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये पहले बताएंगे तो इसका मतलब समझ में आ जाएगा। ये इसका जस्ट ऑपोजिट है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, और यहाँ पर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, और इन्वेंट्रीज इंटरचेंजेबल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इंटरचेंजेबल मेथड यही वाला होता है। तो फीफो और वेटेड एवरेज, अब ये समझ में आएगा, पहले स्पेसिफिक मेथड बताते हैं तो समझ में आएगा, और उसके साथ रिटेल प्राइस भी। तो एक काम करते हैं, पहले रिटेल प्राइस, सबसे आसान रिटेल प्राइस मेथड बता देते हैं पहले। रिटेल प्राइस मेथड ये कब यूज होगा,
ठीक है, फीफो लिफो तो सुना है, बट रिटेल प्राइस मेथड कब यूज होगा? जब किसी का मान लो वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है, और प्रैक्टिकल हो जाएगा उसके लिए कैलकुलेट करना कॉस्ट को, ठीक है। अगर किसी के लिए अपना एक एक प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट करना इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, जैसे एग्जांपल अगर दे ग्रोसरी शॉप, ठीक है, क्योंकि इनका बहुत सारा आइटम होता है, ठीक है, इनका बहुत सारा आइटम होता है, जैसे चावल ही कितने तरीके का होता है, सोप भी कितने तरीके का होता है, ठीक है, इसके अलावा नूडल्स मान लो कितने तरीके का है, और ऑयल मान लो वो भी कितने तरीके है, फॉर्च्यून का हो सकता है, धारा हो सकता है, कुछ कितने अलग अलग तरीके का जो है ऑयल हो सकता है, ठीक है। जो आटा है वो भी अलग अलग तरीके का, गणेश का आटा हो सकता है, लूज हो सकता है, आशीर्वाद हो सकता है, क्या क्या कंपनी है, ठीक है। तो इनके पास इतने सारे प्रोडक्ट है कि ये अगर फीफो या वेटेड एवरेज करना स्टार्ट करे तो ये पागल हो जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके पास फीफो, मान लो अगर ये बोलेंगे कि हम लोग अपना चावल का फीफो से वैल्यूएशन करेंगे, तो इन्होंने सारे साल में कितने अलग अलग तरीके का चावल ही खरीदा होगा। एक आइटम चावल, हम जस्ट वन आइटम बता रहे हैं, ठीक है, एक आइटम हम बता रहे हैं, जैसे मान लो मैंने बता दिया नूडल्स, ठीक है, लेकिन नूडल्स एक लौता आइटम नहीं है, इस आइटम के अंदर अलग अलग आइटम है, ठीक है। या फिर मान लो जो भी, जैसे मान लो आटा, ठीक है, आटा, आटा का भी तो एक आटा, एक तरीके का आटा नहीं होता है, वेराइटीज ऑफ जो है आटा रह सकता है, तो कितने सारे आइटम हो जाएंगे। मतलब सीधा बात है, जब हमारे लिए इंडिविजुअली प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना, प्रोडक्ट का वैल्यूएशन करना हमारे लिए इम्पॉसिबल, जैसे मैगी कितना सारा है, या फिर कुछ और कंपनी का नूडल्स कितना सारा है, या फिर कुछ और कंपनी का नूडल्स कितना सारा है, ऐसे करके हमारे लिए कैलकुलेट करना जब आसान नहीं होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिटेल प्राइस मेथड। इस पे हमें क्या करना पड़ेगा, रिटेल प्राइस मेथड में हमें, ये देखो यहाँ पर मैंने लिखवाया है, तो यहाँ से एक बार पढ़ा देते हैं। देखो रिटेल प्राइस मेथड में क्या होगा, यहाँ पर बोला है दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द एंटिटीज हु आर नॉट हु आर इनटू रिटेल बिजनेस, जो रिटेल बिजनेस करते हैं जनरली, जैसे कि ग्रोसरी वाले, जनरली एन एवरेज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज डिडक्टेड फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट टू अराइव एट इट्स कॉस्ट। तो अब इनके लिए क्या रूल्स रखा गया है, इनके लिए एस2 बोल रहा है आपके पास बहुत आइटम है, ठीक है, बहुत सारा आइटम है, हजार हजार से भी ज्यादा आइटम है, तो आपके लिए इस तरह से करना पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको एक स्पेसिफिक परसेंटेज, आपको पता होगा कि आपका जो भी प्रोडक्ट बिकता है उसमें प्रॉफिट कितना तो है, वो इनको पता है, क्योंकि ग्रोसरी शॉप वाले का क्या होता है, ये ट्रेडर होते हैं, ये किसी से 20 का प्रोडक्ट खरीदे 22 में बेच दिए, 10 का खरीदे 12 में बेच दिए, तो इनको पता है कि इनका जीपी कितना होता है, ठीक है, जीपी का परसेंटेज जो है ये इनके लिए नोन होता है हर एक प्रोडक्ट का, ठीक है। तो इनको क्या बोला गया है, आप अपने प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस से जीपी लेस कर दो, ठीक है, आप अपने सेलिंग प्राइस से जीपी को लेस कर दो, तो जो आएगा वही कॉस्ट को आपका क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट मान लिया जाएगा, ठीक है, वही कॉस्ट को आपका क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट मान लिया जाएगा। तो इसको बोलते हैं रिटेल प्राइस मेथड। रिटेल प्राइस मेथड में क्या होगा, एक स्पेसिफिक परसेंटेज को हम लोग क्या करेंगे, अपने सेलिंग प्राइस से माइनस करके दिखाएंगे, ये वाला, ठीक है। तो ये मेथड किसके लिए होगा, जिनके लिए अपना प्रोडक्ट आइटम बाय आइटम हमेशा आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं होगा, उनके लिए ये मेथड होगा, ठीक है। और जिनके लिए आइटम बाय आइटम जो है, ये देखो ये क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, क्या बोल रहा है, इन दिस मेथड स्पेसिफिक कॉस्ट इज आइडेंटिफाइड एंड एलोकेट टू ए स्पेसिफिक इन्वेंट्री, दिस इज डन व्हेन इन्वेंट्री इज नॉट जनरली इंटरचेंजेबल। जब इंटरचेंजेबल नहीं होगा तब हम लोग ये यूज करेंगे। अब इंटरचेंजेबल का मतलब समझो, इंटरचेंजेबल का मतलब हो जाता है, जैसे मान लो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं रॉ मटेरियल को, जैसे देखो मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया था रॉ मटेरियल का, ये सब रॉ मटेरियल जो है भले ही अलग अलग रेट का खरीदा गया है, लेकिन प्रोडक्ट बनाने के लिए ये सारे चीजों को हम लोग इंटरचेंज करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये रॉ मटेरियल का जो काम है, इसका भी वही काम है, इसका भी वही काम है, इसका भी वही काम है, ठीक है, अलग नहीं, इंटरचेंजेबल है, मतलब हम लोग इसके बदले इसको यूज कर सकते हैं, किसी एक के बदले किसी एक को यूज कर सकते हैं, इंटरचेंजेबल प्रोडक्ट है। अगर इंटरचेंजेबल प्रोडक्ट है तो इंटरचेंजेबल मेथड यूज करो, यानी कि फीफो और वेटेड एवरेज। अब फीफो कब यूज करोगे, वेटेड एवरेज अगर मेरा इंटरचेंजेबल प्रोडक्ट है और वो मेरा सॉलिड फॉर्म में है तो फीफो, अगर मेरा लिक्विड फॉर्म तो वेटेड एवरेज, ठीक है, तो उसमें वेटेड एवरेज लगाना चाहिए, मतलब अप्रोक्सीमेटली जो पैटर्न ऑफ इश्यूज है उसके हिसाब से चलेगा, ठीक है, लिफो अलाउड नहीं होता है। लेकिन अगर मेरा प्रोडक्ट इंटरचेंजेबल नहीं है, मतलब एक दूसरे के बदले यूज नहीं कर सकते हैं, अगर मेरा
इंटरचेंजेबल प्रोडक्ट नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब हर एक चीज का कॉस्ट क्या है वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, हम एक जगह पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर मेरा छूट गया था, जगह बचा हुआ है, तो यहाँ पर हम दिखाते हैं। देखो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड का मतलब, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन का मतलब हो जाएगा, जैसे मान लो कि कोई अगर बुक सेलर है, ठीक है, तो कोई अगर बुक सेलर है तो उसका स्टॉक क्या क्या होना चाहिए, उसका स्टॉक होना चाहिए, मान लो पेपर हो जाएगा, ठीक है, बुक्स हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, बुक सेलर जो है उनके पास मान लो ये भी मिल जाएगा, पेन वगैरह भी मिल जाएगा, ठीक है। और भी जो भी जो छोटा मोटा चीज जो भी होता है, प्रिंटिंग पोस्टेज, ठीक है, इस तरह का भी छोटा मोटा चीज मिल जाएगा, मान लेते हैं, ठीक है, सेलो टेप वगैरह। तो ये बुक स्टोर है जहां पर ये सारा चीज मिल सकता है। तो बुक सेलर का स्टॉक में नॉर्मली बुक शॉप जो है, ठीक है, बुक शॉप जहां पर अलग अलग चीज भी मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का, उनका स्टॉक हो गया, ठीक है। लेकिन अगर ये कुछ अलग तरीके का स्टॉक रख रहे हैं, ठीक है, जो कि इसके मतलब अलग तरीके का स्टॉक, मतलब हम ये लैंग्वेज बताना चाह रहे हैं कि जो इंटरचेंजेबल इन्वेंट्री नहीं है, ठीक है। अब मान लो इनके पास फर्नीचर है, ठीक है, फर्नीचर है, ठीक है, मतलब ये सोच रहे हैं फर्नीचर रख रहे हैं, ठीक है, स्क्रू वगैरह रख रहे हैं, ठीक है, नट्स या बोल्ट्स वगैरह रख रहे हैं, मतलब फर्नीचर का बिजनेस में जो भी रिलेटेड होता है। तो ये जो है ना, ये रिटेल प्राइस मेथड, पहला बात है कि इनका इतना आइटम नहीं है कि रिटेल प्राइस मेथड लगाए, लेकिन ये फीफो या वेटेड एवरेज भी नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि इनका प्रोडक्ट इंटरचेंजेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सब प्रोडक्ट का कॉस्ट और ये सब प्रोडक्ट का कॉस्ट अलग हो जाएगा, ये दोनों इंटरचेंजेबल नहीं है। अगर ये इंटरचेंजेबल है अपने अंदर, लेकिन ये इंटरचेंजेबल नहीं है, तो अगर इंटरचेंजेबल नहीं हो रहा है, मतलब स्पेसिफिक आइडेंटिफाई कर पाना पॉसिबल हो रहा है कि ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ठीक है, तो इसको हमें कैसे वैल्यू करना पड़ेगा, स्पेसिफिक कॉस्ट में, ठीक है। ये सारे चीजों को हमें स्पेसिफिक कॉस्ट में जो है वैल्यू करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। अगर हम लोगों का स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन क्या बोला, इन दिस मेथड स्पेसिफिक कॉस्ट इज आइडेंटिफाइड एंड एलोकेटेड टू स्पेसिफिक इन्वेंट्री, स्पेसिफिक इन्वेंट्री का कॉस्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं और एलोकेट कर पा रहे हैं, तब हमें स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड यूज करना चाहिए। दिस इज डन व्हेन इन्वेंट्री इज नॉट जनरली इंटरचेंजेबल, जब इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल नहीं होगा। अगर इंटरचेंजेबल होगा तो फीफो या वेटेड एवरेज, डिपेंड करता है क्या कंजम्पशन पैटर्न है उसके ऊपर, फीफो या वेटेड एवरेज। और अगर बहुत ज्यादा आइटम है जहां पर कैलकुलेट कर पाना इंडिविजुअली इम्प्रैक्टिकल है, तो उस केस में यानी जो रिटेल बिजनेस वाले हैं, तो उनके लिए क्या बोला, एक स्पेसिफिक परसेंटेज, एवरेज में एक परसेंटेज सोच लो कि कितना होता है, और उसको अपने सेलिंग प्राइस से, हर एक प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस से उसी परसेंटेज, जैसे अगर मानते हैं कि 10% है तो सारे प्रोडक्ट से 10% करके लेस कर दो, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया कॉस्ट या फॉर्मूला, ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया, कॉस्ट या फॉर्मूला बोलेंगे इसको। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, ये हो गया हम लोग का कॉस्ट या फॉर्मूला। अच्छा, फिर से एक बार याद दिला देते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ रहे थे। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ लिया कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट क्या होगा, परचेस कॉस्ट, ठीक है। डब्ल्यूआईपी का परचेस कॉस्ट प्लस कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है, कितने तरीके का होता है, वेरिएबल और ओवरहेड। वेरिएबल होगा तो कैसे अप्लाई करेंगे, और अगर ओवरहेड होगा तो कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। मतलब फिक्स्ड ओवरहेड होगा तो कैसे अप्लाई करेंगे। उसके बाद अभी हम लोगों ने पढ़ा कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक रह जाता है उसको वैल्यूएशन कैसे करेंगे, और उसके वैल्यूएशन के लिए हमें क्या क्या लेना पड़ेगा। उसके वैल्यूएशन के लिए हमारे पास 3 मेथड एप्लीकेबल है। अगर इंटरचेंजेबल प्रोडक्ट है तो इंटरचेंजेबल मेथड, अगर स्पेसिफिक प्रोडक्ट है तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, और अगर रिटेल प्राइस मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे, अगर हम लोग रिटेल बिजनेस करें जहां पर बहुत सारा आइटम है, इन दैट केस हम लोग का रिटेल प्राइस मेथड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे एनआरवी, ठीक है। तो देखो कॉस्ट तो हम लोगों ने लगभग सारे चीजों का देख लिया, रॉ मटेरियल का भी देखा, डब्ल्यूआईपी का भी देखा, फिनिश गुड्स का भी देखा। अब हम लोग पढ़ेंगे एनआरवी, फिर हम लोग करेंगे कंपेयर, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एनआरवी। एनआरवी यानी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है।
जहां पर रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, जितने में बेच रहे हैं वो होता है हम लोग का रियलाइजेबल वैल्यू। बट नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब सेलिंग प्राइस नहीं होता है, ठीक है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब सेलिंग प्राइस नहीं होता है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है कि अगर सेल करवाने के लिए भी हम लोग कुछ खर्चा कर रहे हैं, वो जो डिडक्ट करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस से, तो उसको हम लोग बोलेंगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू। जैसे मान लो हम लोगों ने कमीशन एजेंट रखा, ठीक है, तो जो भी सेल करके पैसा आया उससे कमीशन एजेंट को उसका कमीशन देना पड़ेगा, तो वो डिडक्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू बोलते हैं। अच्छा, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे देखो, सबसे पहले हम बताते हैं फिनिश गुड्स का एनआरवी कैसे होगा। एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स ये कैसे कैलकुलेट होगा? ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट ऑफ सेलिंग, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेलिंग का मतलब, कॉस्ट ऑफ सेलिंग का मतलब हो जाएगा, जो मैंने अभी एग्जांपल लिया तुम लोग के सामने, कॉस्ट ऑफ सेलिंग का मतलब है सेलिंग एक्सपेंसेस, जैसे कमीशन, ऐसे एक एग्जांपल लिख लो, कमीशन फॉर एजेंट, ठीक है, एजेंट, सेलिंग एजेंट को कमीशन दे रहे, तो ये हो जाएगा। इसके बाद जो आंसर आएगा वो हो जाएगा फिनिश गुड्स का एनआरवी, ठीक है। फिनिश गुड्स को हम लोगों ने जो भी प्राइस में बेचा और उसके अलावा अगर हमारा कोई भी कॉस्ट ऑफ सेलिंग लगा उसको बेचने के लिए, तो वो लेस करने से जो आएगा उसे हम लोग बोलेंगे एनआरवी, ठीक है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अच्छा, अब एनआरवी ऑफ মানে डब्ल्यूआईपी সেলিং এন্ড देखेंगे। ডিস্ট্রিবিউশন কস্ট। है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये फिनिश गुड्स ऑफ एनआरबी। जैसे हम लोगों ने कॉस्ट का कैलकुलेट किया था, रॉ मटेरियल का अलग, डब्ल्यूआईपी का अलग, फिनिश गुड्स का अलग। देखो, जब भी हम लोग कोई कॉस्ट या एनआरबी कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग एनआरबी कैलकुलेट कर रहे हैं फिनिश गुड्स का, जो हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग डब्ल्यूआईपी का करेंगे, ठीक है। तो डब्ल्यूआईपी में देखो कैसे हो जाएगा, एनआरबी ऑफ डब्ल्यूआईपी, यहाँ पर एनआरवी ऑफ डब्ल्यूआईपी, ठीक है, एनआरवी ऑफ डब्ल्यूआईपी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर लिखते हैं पहले, कांट बी सोल्ड इन प्रेजेंट स्टेट, ठीक है। पहला बात है, क्योंकि देखो एनआरबी का बात आ रहा है तो सेलिंग प्राइस का बात आ रहा है, बट डब्ल्यूआईपी जो डायरेक्टली कोई सेल नहीं हो सकता है। डब्ल्यूआईपी मतलब क्या? आधा अधूरा गुड्स, वो तो सेल नहीं हो सकता है। इसीलिए फर्स्ट पॉइंट इस पे एप्लीकेबल होता है, कांट बी सोल्ड इन प्रेजेंट स्टेट, ये अपने प्रेजेंट कंडीशन में कभी सेल नहीं हो सकता है, हेंस नीड कंप्लीशन, इसीलिए कंप्लीशन का जरूरत है, ठीक है। तो अब इसका एनआरवी कैसे निकालेंगे? इसका एनआरवी ऐसे हो जाएगा, डब्ल्यूआईपी जो भी है प्लस यहाँ पर कंप्लीशन कॉस्ट, कंप्लीशन कॉस्ट, ठीक है। यानी ये क्या बन गया? फिनिश गुड्स। डब्ल्यूआईपी में अगर कंप्लीशन कॉस्ट लगाएंगे तो वो हम लोग का क्या बन जाएगा? फिनिश गुड्स बन जाएगा। तो अगर ये फिनिश गुड्स बन जाता है, देन इसका एनआरवी कैसे कैलकुलेट होगा? तो ये कुछ इस तरह से कैलकुलेट होगा, एनआरवी ऑफ डब्ल्यूआईपी ये हो जाएगा, पहले यहां पर लिखेंगे, ये देखो, अब देखो जैसे ही फिनिश गुड्स बन जा रहा है, देखो क्योंकि हम लोग डब्ल्यूआईपी का एनआरवी कैलकुलेट नहीं कर सकते, बात में लॉजिक है, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये कभी भी रियलाइज नहीं हो सकता है, रियलाइज मतलब मार्केट में बिक नहीं सकता है, क्योंकि ये तो डब्ल्यूआईपी हालत में है, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करो, कंप्लीट करके फिनिश गुड्स बनाओ, तब जाके इसका एनआरवी निकाल पाएंगे। तो अगर फिनिश गुड्स बना के एनआरवी निकालेंगे तो डब्ल्यूआईपी के एनआरवी में फिनिश गुड्स का एनआरवी इंक्लूडेड है, ठीक है। मतलब एनआरवी अलग से डब्ल्यूआईपी का इंडिविजुअली नहीं हो सकता है, फिनिश गुड्स का मतलब फिनिश गुड्स में ट्रांसफर होने के बाद ही हम लोग इसका एनआरवी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहां पर आ जाएगा, सबसे पहले फिनिश गुड्स का एनआरवी मतलब सेलिंग प्राइस लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेलिंग, जो फिनिश गुड्स का किया, ठीक है, फिनिश गुड्स का किया, फिर लेस कर देंगे यहां से कंप्लीशन कॉस्ट, कंप्लीशन कॉस्ट, ठीक है। तो यहां पर क्या निकल के आ जाएगा? यहां पर निकल के आ जाएगा एनआरवी ऑफ डब्ल्यूआईपी, ठीक है, एनआरवी ऑफ डब्ल्यूआईपी। क्योंकि डब्ल्यूआईपी का ऐसे ही इंडिविजुअली कभी भी एनआरवी नहीं निकलेगा, क्योंकि ये मार्केट में सेलेबल नहीं है, तो ये फिनिश गुड्स बनेगा तभी इसका एनआरवी निकलेगा, ठीक है। तो फिनिश गुड्स का एनआरवी क्या है? ये वाला, ठीक है, ये हो गया
एनआरवी ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्योंकि फिनिश्ड गुड्स जब तक नहीं बनेगा तब तक हम लोगों का डब्ल्यूआईपी सेल नहीं होगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू नहीं ला सकता है। अब इसमें से अगर हम लोग कंप्लीशन कॉस्ट को भी लेस कर देंगे तो जो बचेगा वो हो जाएगा डब्ल्यूआईपी का एनआरवी। ठीक है, वही चीज मैंने ये लिखवाया है, तो ये सब फॉर्मूला ही लिख रहे हैं, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ये सब का जरूरत होगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का कॉस्ट ऑफ एनआरवी हो गया, डब्ल्यूआईपी का एनआरवी। अच्छा, अब नेक्स्ट करेंगे रॉ मेटेरियल का एनआरवी, तो यहाँ पर लिखते हैं एनआरवी ऑफ একটু ফার্স্ট रॉ। পয়েন্টটা একবার শো করুন, अच्छा, এনআরবি অফ ফিনিশড গুডস যেটা। ओ अच्छा, হ্যাঁ ঠিক আছে। हम्म, अच्छा, अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे रॉ मेटेरियल का एनआरवी। ये कैसे होगा? एनआरवी ऑफ रॉ मेटेरियल, इसका होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये मैंने ना पहले दिन थोड़ा सा ये आगे ही बता दिया था बाय चांस। ठीक है, बाय चांस मैंने आगे बता दिया था, हम दिखाते हैं तुम लोग को, ये देखो हम दिखा देते हैं। ये मैंने लिखवा दिया था तब करवाते करवाते, ये देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा था ना रॉ मेटेरियल, यहाँ पर लिखा था मैंने इफ सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स ग्रेटर देन कॉस्ट। इस पॉइंट को ना आज अलग से समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा था ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वाला पॉइंट को हटा दो, क्योंकि हम फिर से एक बार ये वाला पॉइंट बोलेंगे, ये बाद में बोलने से अच्छा होता है। ये मैंने उस दिन मिडिल में बता दिया था, बाकी सब ठीक है। ठीक है, तो इस पॉइंट को फिर से बताएंगे। तो एनआरवी, रॉ मटेरियल का एनआरवी कैसे कैलकुलेट होता है? रॉ मटेरियल का एनआरवी कैलकुलेट होता है उसके रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। अब ये क्या होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट? अब इस एग्जांपल का काम होगा। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब है, जैसे मान लो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है 150 जब हम लोगों ने खरीदा था, और ये बोल रहा है कि वैल्यूएशन निकालो रॉ मटेरियल का। एक्चुअली ये ना एनआरवी निकालने के लिए बोला था। अगर हम लोग इस रॉ मटेरियल को मार्केट में बेचने जाते हैं, ठीक है, तो जो कॉस्ट हमें मिलेगा उसे बोला जाता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, जो पैसा हमें मिलेगा उसे बोला जाता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो रॉ मटेरियल का जो एनआरवी होता है वो उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट होता है। मतलब इसको क्या बोले, एक लैंग्वेज में यही बोलेंगे कि जो रॉ मटेरियल मेरे पास है उसका एनआरवी क्या है, उसका कॉस्ट क्या है, वो तो परचेस कॉस्ट है। ठीक है, उसका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन क्या है, वो फीफो या वेटेड एवरेज से निकाल लेंगे, या फिर जो मेथड एप्लीकेबल होगा निकाल लेंगे। लेकिन रॉ मटेरियल का एनआरवी क्या है? अगर इसी रॉ मटेरियल को आज हम लोग मार्केट में बेचने जा रहे हैं या खरीदने जा रहे हैं, तो जो उसका कॉस्ट है उसी को बोला जाता है उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, तो रॉ मटेरियल का एनआरवी ऐसे निकलेगा। अगर हमारे पास सारी चीजों का एनआरवी मिल गया तो हम लोग देखो यहाँ पर इस पॉइंट पे आके पहुंच गए कि हमें हमें सारी चीजों का कॉस्ट एनआरवी कॉस्ट एनआरवी कॉस्ट एनआरवी पता हो गया। अब इसमें से जो लोअर होगा वही हमारा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जिस्ट बनता जा रहा है धीरे धीरे। अब एक इंपॉर्टेंट नोट देखो, एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर, सपोज रॉ मटेरियल और यहाँ पर लिखते हैं फिनिश गुड्स। ठीक है, तो रॉ मटेरियल का देखो, अगर मान लो एक रॉ मटेरियल का कॉस्ट है 100, ठीक है, और उसका एनआरवी है 90, और फिनिश गुड्स है उसका कॉस्ट है 1000 और एनआरवी है 1200। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होना चाहिए, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अगर मुझे बोले इस रॉ मटेरियल का वैल्यू करो तो हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, और हम लोग वैल्यू करेंगे 90 में। बट यहाँ पर एक रूल्स है, क्या रूल्स है, बोल रहे हैं कि देखो डू नॉट वैल्यू एट एनआरवी। अब ये क्या नया चीज आ गया बताते हैं। इन दिस पर्टिकुलर केस रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ 100। ये लिख तो दिया मैंने, बट क्यों, अभी तक तो यही पढ़ाया मैंने कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, वैसे तो होना चाहिए इसका वैल्यू 90 ही, लेकिन हम बोल रहे हैं इसका वैल्यू 100 होगा। और बोला, मैंने बोला इस पर्टिकुलर केस में होगा, तो ये पर्टिकुलर केस है क्या, उसके लिए इधर वाला समझना पड़ेगा। मान लेते हैं इस रॉ मटेरियल से, जो ये रॉ मटेरियल यूज करके ही फिनिश गुड्स बनाए। ठीक है, मान लो ये लकड़ी था रॉ मटेरियल, इससे यूज करके ये जो एक चेयर बना है, ठीक है, ये फर्नीचर जो है ये बना है। ठीक है,
मान लो ये चेयर बना है, जो भी जैसे भी बना हो, ठीक है। तो ये मान लो ये हम लोग का जो चेयर बना है इसी रॉ मटेरियल को यूज करके बना है। तो इस चेयर का कॉस्ट आया 1000 और इसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू अगर 1200 है, तो ये 1000 में इंक्लूड्स है, क्या इंक्लूड्स है, रॉ मटेरियल का 100 रुपीज, ठीक है। और बाकी क्या है, इसका मतलब कन्वर्जन कॉस्ट, मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इस रॉ मटेरियल को यूज करके अगर ये चेयर बना है, तो ये जो कॉस्ट, कॉस्ट मतलब क्या, इस चेयर को पूरा बनाने का खर्चा, उसमें क्या खर्चा लगा होगा, रॉ मटेरियल लगा होगा और भी बाकी सारे खर्चे लगे होंगे। तो रॉ मटेरियल कितने का लगा है, 100, जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है 100 रुपए, ठीक है। बाकी को हम बोल लेते हैं कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट कितना होगा 900, दोनों मिला के हो गया 1000, ठीक है। तो ये कॉस्ट में ये दोनों कॉस्ट इंक्लूडेड है, ठीक है। और इसको बेच रहे हैं कितने में, 1200 में। तो अगर हम लोग इसको 1200 में बेच रहे हैं, तो मेरा रॉ मटेरियल का कॉस्ट जो है वो रिकवर्ड हो जा रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने 1000 का चीज जहां पर रॉ मटेरियल 100 रुपए का लगा था, उस 100 रुपए के रॉ मटेरियल को मैंने रिकवर कर लिया इस बैट को बेच के। अगर रिकवर हो जा रहा है, तो यहाँ पर जो रॉ मटेरियल का वैल्यू होगा वो किस पे होगा, डू नॉट वैल्यू एट एनआरवी, इन दिस पर्टिकुलर केस रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ 100। तब हम लोग इसको 100 में ही वैल्यू करेंगे। अगर मुझे ये कंडीशन दिया हुआ है कि जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं उस रॉ मटेरियल से जो हम लोग का फिनिश गुड्स बन रहा है, उस फिनिश गुड्स को बेच के अगर हम लोग रॉ मटेरियल के कॉस्ट को रिकवर कर पा रहे हैं, क्योंकि ये 100 है ये 1200 है, अगर हम लोग रिकवर कर पा रहे हैं, तो इन दैट केस ये हम लोग का वैल्यूएशन किस पे होना चाहिए, ये हम लोग का होना चाहिए कॉस्ट में, ना कि एनआरवी में। इस केस में होगा, ठीक है। ये अलग अपना एक एक्सेप्शन है, बोल सकते हो, ये अलग केस है। अगर जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है फिनिश गुड्स में, वो अगर हम लोगों का रिकवर हो जाता है उस फिनिश गुड्स को बेचते हुए, तो हम लोगों का जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो कॉस्ट में हम लोग वैल्यू करेंगे। मतलब जितना कॉस्ट हमारा रिकवर हो जा रहा है, क्योंकि हमारा 90 नहीं 100 का 100 ही रिकवर हो रहा है, तो हमें 100 में वैल्यूएशन करना पड़ेगा। अगर हम लोग इसको 1000 में भी बेचते तो भी सेम केस होता, क्योंकि 1000 में अगर बेच रहे हैं, 1000 रुपीज लग रहा है, 1000 में ही बेच रहे हैं, तो भी हम लोग का रॉ मटेरियल का कॉस्ट जो है रिकवर हो जाएगा। क्योंकि रॉ मटेरियल का कॉस्ट रिकवर हो जाएगा, तो इस केस में बोला गया है कि रॉ मटेरियल के कॉस्ट को हमें कितने में शो करना पड़ेगा, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर के जगह यहाँ पर मैंने लिखवा दिया है, देखो 100 में ही हमें इसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट था AS2 का, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर देखो कंप्लीट किया, ठीक है। AS2 का जो भी हम लोगों ने यहाँ पर देखा कंप्लीट किया। अब तुम लोग का टास्क ये है कि पहले चीजों को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो तुम लोग भी कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि एएस का क्वेश्चन ना ऐसे कुछ कैलकुलेटिव नहीं होता है कि अकाउंट्स या कॉस्ट की तरह ऐड लेस, मतलब कुछ वैल्यू ले लिया कैलकुलेट कर लिया, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारे पास लॉ का लॉ, मतलब जो लॉ है एएस का, वो अगर क्लियर है, तभी तुम लोग आंसर दे पाओगे। जैसे देखो एक एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, नहीं तो थोड़ा सा पॉइंट अधूरा ही होता है कि कैसा क्वेश्चन होता है। यहाँ पर बोला है कॉस्ट ऑफ ए पार्टली फिनिश्ड यूनिट एट द एंड ऑफ 2001 2002 इज 150, ठीक है। एक फिनिश्ड यूनिट्स मतलब WIP पार्टली फिनिश्ड है, WIP में है, इसका कॉस्ट है 150। द यूनिट कैन बी फिनिश्ड नेक्स्ट ईयर बाय ए फर्दर एक्सपेंडिचर ऑफ 100, मतलब कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है। तो 150 तक हमारा जो है WIP का वैल्यू है, और 100 रुपए लगाने से ये फिनिश गुड्स बन जाएगा। द फिनिश्ड यूनिट कैन बी सोल्ड एट 250, और ये हम लोग बेच सकते हैं 250 में, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ 4% ब्रोकरेज ऑन सेलिंग प्राइस। अगर हम लोग इसको 250 में बेचेंगे, तो हमें बिकवाने का खर्चा, मतलब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा हो गया, देखो 4% ब्रोकरेज देना पड़ेगा। एज्यूम दैट द पार्टली फिनिश्ड यूनिट कैन नॉट बी सोल्ड इन सेमी फिनिश्ड फॉर्म एंड इट्स एनआरवी इज 0 विदाउट प्रोसेसिंग इट फर्दर, द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री विल बी डिटरमाइन एज बिलो। यहाँ आंसर दे दिया है, ठीक है। लेकिन हम लोग खुद कैलकुलेट करके कर सकते हैं। हम लोग को ये पूछ रहा है कि एनआरवी सॉरी फिनिश गुड्स का वैल्यू क्या होगा, ये हमें पूछ रहा है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कैसे होगा, मतलब यहाँ पर बोला है कि एक सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट है जिसका अभी तक का खर्चा सेमी फिनिश्ड हालत में पहुंचाने तक का 150 रुपए है, इस पे और 100 रुपए खर्चा करेंगे तो ये फिनिश गुड्स बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि ये फिनिश गुड्स 250 रुपए में बेच सकते हैं, लेकिन बिकवाने का खर्चा 4.5% ब्रोकरेज ऑफ सेलिंग प्राइस है। अब बोल रहा है कि पार्टली फिनिश्ड जो गुड्स पड़ा हुआ है ना, ये किसी भी
भी हालत में एनआरवी नहीं ला सकता है। जैसे कि हमें पता है कि डब्ल्यूआईपी बिक नहीं सकता है वो जब तक ना फिनिश गुड्स बन जाए। तो हमें बोला है वैल्यू निकाल के बोलो, तो अभी हमें ये पता करना पड़ेगा वैल्यू किस चीज का निकाल रहे हैं, क्या रॉ मटेरियल का, क्या फिनिश गुड्स का, या फिर डब्ल्यूआईपी का। ऑब्वियसली डब्ल्यूआईपी का, क्योंकि हमारे पास जो स्टेट ऑफ गुड्स है वो डब्ल्यूआईपी में है। तो डब्ल्यूआईपी का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, क्योंकि डब्ल्यूआईपी का एनआरवी डायरेक्टली नहीं निकलता है क्योंकि वो सेलेबल नहीं होता है, क्वेश्चन में बता भी दिया है। तो पहले फिनिश गुड्स का एनआरवी निकालेंगे। फिनिश गुड्स का एनआरवी कैसे निकलता है, फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस जो कि 250 क्वेश्चन में बता दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमें लेस करना पड़ेगा, अगर कोई सेलिंग करवाने का खर्चा है तो ये हो गया 4%, ठीक है। 4% यहाँ पर क्या बोला है, ब्रोकरेज ऑन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पे 4%, मतलब 250 का 4% कितना होगा, 250 का 4% चेक कर लो। 10 रुपया, ठीक है। 10 रुपया, ये देखो यहाँ पर लेस किया है, हम यहाँ पर करके दिखाते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। 250, फिर यहाँ पर 10 रुपए लेस करेंगे, कितना हो गया 240। अब ये हम लोग का हो गया फिनिश गुड्स का एनआरवी। अब हम लोग को यहाँ से क्या लेस करना पड़ेगा, कंप्लीशन कॉस्ट। कंप्लीशन कॉस्ट कितना है, 100 रुपीज, तो वो लेस कर दो, कितना आ गया 140। ये क्या आ गया, डब्ल्यूआईपी का एनआरवी। और डब्ल्यूआईपी का कॉस्ट कितना है, डब्ल्यूआईपी का अभी का कॉस्ट है 150, ठीक है। तो हमें कैसे वैल्यू करना चाहिए, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो कौन सा लोअर है 140, ये देखो 140, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह का आएगा। लेकिन ये जो टॉपिक है तुम लोग ऐसा मत समझो कि पहले क्वेश्चन क्या आएगा, क्योंकि क्वेश्चन कभी कर ही नहीं पाओगे जब तक तुम लोग ये मतलब टैक्स में, जीएसटी में जैसे प्रोविजंस होता है ना उसके तरह है, रूल्स पता होगा तभी क्वेश्चन कर पाओगे। क्वेश्चन में ऐसा कोई बात नहीं रहेगा जो तुम लोग कैलकुलेट करके निकाल लोगे। जब तक रूल्स लॉ नहीं पता होगा कैसे कैलकुलेट करोगे, ये तो कैलकुलेट कर लोगे, वो तो कैलकुलेटर पे भी हो जाएगा, लेकिन पहले पता तो होना चाहिए कि मुझे क्या अप्लाई करना है। तो इसके लिए तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले पूरे एएस को अच्छे से एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने तो दो तीन तीन बार बोल के इसीलिए करवाया क्योंकि बाद में ना वो समझ में नहीं आता है कि क्या है, ठीक है, इसीलिए। तो एएस 2 का ये वाला अगर पॉइंट हटाना चाहो तो ये कॉपी से मतलब एक बार क्रॉस कर दो, इसका जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने अलग से बोल भी दिया है, इसका जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट बता दिए, बाकी जो भी है वो सारा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो तुम लोग पहले इसको गो थ्रू करो, गो थ्रू करने से नेक्स्ट क्लास में हम लोग एएस 2 का जितना भी क्वेश्चन है वो डिस्कस करके दूसरा एएस अगर टाइम होगा तो वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही।